तो कल हमने IS-16 देखा और उसमें हमारा फोकस था रिवैल्यूएशन सरप्लस पे, जो कि आगे जाके भी रिपीट हो रही होंगी उसकी सारी एंट्रीज। फिर हमने तो इंटैंजिबल एसेट्स देखा और उसकी डेफिनेशन देखी। इसकी अब मेजरमेंट की बात करते हैं इंटैंजिबल एसेट की। जिस तरह सेम मेजरमेंट है इसकी भी जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की मेजरमेंट है, प्रिंसिपल के इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे है और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए आपके पास दो मॉडल हैं, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में वही आपके इंटैंजिबल एसेट की जो परचेज कॉस्ट है और जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर्स हैं वो ऐड कर देंगे तो उसकी इनिशियल कॉस्ट बन जाएगी। इसमें ज़ाहिर है डिसमेंटलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि ये इंटैंजिबल चीज़ है, तो इसमें तो कोई टैंजिबल चीज़ डिसमेंटल होती है, इंटैंजिबल चीज़ ने क्या डिसमेंटल होना है। ठीक है, दो तरह के इंटैंजिबल्स हो सकते हैं, या तो आपने परचेज़ किया है या आपने खुद से बनाया है। सही, अगर तो परचेज़ किया है तो जो भी उसकी परचेज़ कॉस्ट होगी और कोई उस पर टैक्सेस नॉन रिफंडेबल या कोई डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह इंस्टॉलेशन वगैरह पे की है तो उसको कैपिटलाइज कर लेंगे, आपकी इनिशियल कॉस्ट बन जाएगी। अगर आप खुद से बना रहे हैं तो जितनी उसको बनाने पे कॉस्ट आएगी, मटेरियल की कॉस्ट तो शायद कोई ना आए या टेंजिबल कॉस्ट तो शायद कोई ना आए, लेकिन उसमें ज़्यादा सैलरीज वगैरह होंगी, लेबर कॉस्ट जो है, यानी ज़ाहिर है जो बंदे 4, 5, 10, 15 बंदे मिलकर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उनकी जो सैलरीज होंगी वो हम उनको जितने टाइम पीरियड उनको लगा है वो सॉफ्टवेयर में उतने टाइम पीरियड की सैलरीज को हम लोग कैपिटलाइज कर रहे होंगे। और उस इंटैंजिबल को बनाने के लिए जो एसेट इस्तेमाल हो रहे हैं, फर्नीचर इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, सर्वर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जो भी चीज़ इस्तेमाल हो रही है उतने टाइम पीरियड की उनकी डेप्रिसिएशन जो है वो भी हम लोग इंटैंजिबल की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर लेंगे। यानी डेप्रिसिएशन ज़रूरी नहीं हमेशा एक्सपेंस आउट हो, डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज भी हो सकती है। अगर वो कोई दूसरा एसेट बनाने में वो एसेट इस्तेमाल हो रहा हो तो उतने टाइम पीरियड की उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो हम लोग कैपिटलाइज करते हैं। सही, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको रिसर्च करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, आप डायरेक्टली डेवलपमेंट करते हैं। सही, यानी एक चीज़ ऑलरेडी रिसर्च एक अवेलेबल है। लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, आप उन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए एक सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। तो उसमें आपने रिसर्च कोई नहीं की, आपके माइंड में एक सॉफ्टवेयर था, कोई गेम थी, कोई एप्लीकेशन थी, वो आपने बना ली, उस पर आपको शायद डेवलपमेंट फेज में गए हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि एक चीज़ पहले मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती है, कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप चीज़ बनाना चाहते हैं और फिर रिसर्च जब आप सक्सेसफुल हो जाती है फार्मास्यूटिकल्स और रिसर्च जब कंप्लीट हो जाती है होते हैं मेडिसिन के भी, तो वो भी इंटैंजिबल्स में कैपिटलाइज होते हैं। सही, तो रिसर्च फेज की अगर डेफिनेशन की बात करें तो रिसर्च फेज की डेफिनेशन ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ गेनिंग न्यू और सब्सटैंशियल गेनिंग न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। सही, जो मैं बात कर रहा हूँ कि ऑलरेडी एक चीज़ एग्जिस्ट, एक नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता था और आपने वो नॉलेज गेन करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर्स इनकर किए हैं उनको हम कहेंगे कि वो आपके रिसर्च के एक्सपेंडिचर्स हैं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिसर्च की जो कॉस्ट है वो हमेशा एक्सपेंस आउट होती है, यानी जो आपकी फिजिबिलिटीज़ वगैरह बनती हैं रिसर्च फेज में बन रही होती हैं। सही, तो फिजिबिलिटी की कॉस्ट कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में कैपिटलाइज नहीं होती। फिजिबिलिटी वगैरह की जो कॉस्ट होती है, जो इन्वेस्टिगेशन की जो कॉस्ट वगैरह होती है वो हमेशा एक्सपेंस आउट होती है, उसको हम रिसर्च फेज में क्लासीफाई करते हैं। एंड वंस योर रिसर्च इज़ कम्प्लीट, उसके बाद आप उसी नॉलेज को अप्लाई करते हैं जो चीज़ आपने बनानी है, जो आपने फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोग्राम, फाइनल एक चीज़ सोची हुई है आपकी माइंड के मुताबिक, आप उस रिसर्च को फिर अप्लाई करते हैं उसको बनाने के लिए। तो डेवलपमेंट यही है कि डेवलपमेंट इज़ एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, यानी जो आपने रिसर्च की है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप रिसर्च भी खुद ही करते हैं, डेवलपमेंट भी खुद ही करते हैं। सही, तो उस सूरत में आप रिसर्च को एक्सपेंस आउट करेंगे। डेवलपमेंट जो है उसको आप डेवलपमेंट में जितने भी डेवलपमेंट फेज में जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसको आप कैपिटलाइज करेंगे। सही, इनिशियल कॉस्ट में इंटैंजिबल की कैपिटलाइज करते जाएंगे, जब वो रेडी फॉर यूज़ हो जाएगा तो आपकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सही, पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये दो फेजेस हों किसी भी इंटैंजिबल को बनाने के लिए कि आपको पहले रिसर्च ही करनी है फिर डेवलपमेंट करनी है। हो सकता है जिस तरह मैं बता रहा था कि एक रिसर्च ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हो
तो फिर आपका रिसर्च पे कोई एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, आपका डायरेक्टली डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर आ रहा होगा, तो आप डायरेक्टली उसकी कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर एक नॉलेज मार्केट में नहीं था, उसको गेन करने के लिए आपने कोई एक्सपेंडिचर किए हैं, तो फिर पहले आपकी रिसर्च फेज़ आएगी, फिर आपकी डेवलपमेंट फेज़ आएगी। थ्योरेटिकली आसान है जी, रिसर्च कंप्लीट हुई, डेवलपमेंट फेज़ शुरू हो गई, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि ये दोनों काम एट टाइम साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। रिसर्च भी साथ साथ चल रही होती है और डेवलपमेंट भी साथ साथ चल रही होती है। सही, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कोई भी जो एक्सपेंडिचर है वो रिसर्च फेज़ का है या डेवलपमेंट फेज़ का है, तो आपने फिर उसको रिसर्च फेज़ ही ट्रीट करना है। यानी अगर आप इनडिटर्मिनेट हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि ये जो मैंने एक्सपेंडिचर किया है ये रिसर्च फेज़ का एक्सपेंडिचर है या डेवलपमेंट फेज एक्सपेंडिचर हैं, आप इनडिटर्मिनेट हैं, तो उसको आप इफ़ यू आर, तो फिर भी आप उसको एक्सपेंस आउट करते रहेंगे कि आपको नहीं पता चल रहा कि रिसर्च फेज़ है या डेवलपमेंट फेज़ है, तो आप उसको रिसर्च फेज़ ही ट्रीट करेंगे। और जिस दिन आपको पता चल गया कि नहीं यार डेवलपमेंट फेज़ शुरू हो गई है, तो वहाँ से आप उसको आगे कैपिटलाइज करना। हाँ, आगे आके अगर आपको ये पता चला कि यार पीछे जो एक्सपेंडिचर किए थे वो भी डेवलपमेंट के थे, क्योंकि उस वक्त आप इनडिटर्मिनेट थे, आप उसको एक्सपेंस आउट करते गए। आगे आए, आपको लगा इन्फॉर्मेशन फर्दर अवेलेबल हुई और उस इन्फॉर्मेशन ने आपको बताया कि यार वो जो पिछले भी एक्सपेंडिचर जो आपने इनडिटर्मिनेट होने की वजह से एक्सपेंस आउट किए थे वो भी डेवलपमेंट फेज़ के थे, तो आपको रीस्टेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो एक्सपेंस आउट कर दिया उसको एक्सपेंस आउट ही रहने दें और वहाँ से ऑनवर्ड आप उसको कैपिटलाइज करना शुरू कर दें। ठीक है, बट देयर इज़ वेरी थिन लाइन बिटवीन दिस एरर एंड इनडिटर्मिनेशन। एरर क्या है? देखिए कि एरर भी हो सकती है कि एरर ये है कि आपके पास आज के दिन की अगर हम बात करें, आज के दिन में एक रिसर्च एक एक्सपेंडिचर हुआ और मैं एफर्ट करता तो मुझे पता चल सकता था कि ये रिसर्च है या डेवलपमेंट है। आज के दिन में ही मुझे पता चल सकता था रिसर्च है या डेवलपमेंट है, लेकिन मैंने एफर्ट नहीं की या मेरे से गलती हो गई और मैं उसको एक्सपेंस आउट कर गया। और फिर जब मैं आगे गया साल 2 साल बाद, तो मुझे पता चला यार वो उस तारीख का जो एक्सपेंडिचर था वो डेवलपमेंट का था। तो ये एरर है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप उसको एक्सपेंस आउट कर रहे हैं उस दिन आपको वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी कि ये डेवलपमेंट है, लेकिन आपने उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। सही, इनडिटर्मिनेट होने का मतलब है कि वो इन्फॉर्मेशन उस डेट पे अवेलेबल ही नहीं थी। आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, वो पॉसिबल ही नहीं है कि आज पता चले कि रिसर्च है या डेवलपमेंट है। समझ रहे हैं? तो बड़ी जो है वो ग्रे एरिया तो नहीं कह सकते, बड़ी थिन लाइन है बिटवीन एरर क्या है और इनडिटर्मिनेशन क्या है। इनडिटर्मिनेट है अगर आप, तो फिर आपने उसको रीस्टेट नहीं करना, बल्कि जिस डेट को पता चल गया डेवलपमेंट है उस डेट से आगे उसको कैपिटलाइज करना शुरू कर देना है। लेकिन अगर एरर है तो उसको ठीक करना है। तो हम यहाँ पे एरर की बात नहीं कर रहे, सही है, क्लैरिकल एरर कोई हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो आपको डेवलपमेंट करना था, आपने रिसर्च कर दिया, तो एरर की बात नहीं ये हो रही। ये बात हो रही है इनडिटर्मिनेशन की कि आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी जो आपको बता सकती कि ये रिसर्च का खर्चा है या डेवलपमेंट का खर्चा है। एरर क्या है? आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी बट आप उसको गेन नहीं कर सके, आप उसको अचीव नहीं कर सके, आपने उसके लिए एफर्ट्स पुट नहीं की या आपने उसके लिए केयरलेसनेस की, जिसकी वजह से आपने उसको एक्सपेंस आउट कर दिया। तो ये एरर है, इसको ये नहीं कह सकते कि इनडिटर्मिनेट थे। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। ठीक है जी, तो डेवलपमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो हम कैपिटलाइज करते जाएंगे, आपकी इनिशियल कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगी और वो इनिशियल कॉस्ट जो है उसको आप फिर एमोटाइज करना शुरू कर देंगे। एमोटाइज, सही, जितनी भी उसकी यूजफुल लाइफ होगी। 3 तरह के इंटेंजिबल्स ऐसे होते हैं जिनकी एमोटाइजेशन नहीं होती। तीन तरह के इंटेंजिबल्स ऐसे होंगे कि जिनको हम लोग एमोटाइज नहीं किया करेंगे। पहला जो कि पहला गुडविल कभी भी एमोटाइज नहीं होती। तीसरा इनडेफिनेट लाइफ वाला, और एक ये 3 इंटेंजिबल्स ऐसे हैं जिनकी एमोटाइजेशन नहीं होती, बल्कि इनको हम हर साल इम्पेयरमेंट पे टेस्ट करते हैं।
वैसे भी ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी इम्पेयरमेंट, अगर आपकी एमोटाइजेशन नहीं होनी तो जिसकी भी एमोटाइजेशन नहीं हो रही फिर आपको इम्पेयरमेंट पर टेस्ट करना पड़ेगा। एसेट प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में आप ये नहीं कोई प्ली ले सकते कि जी कोई ऐसा एसेट है जिसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई, वहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन पे हैं या रिड्यूसिंग बैलेंस पे हैं, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी ही करनी है इवन इफ एसेट रिमेन्स आइडल ड्यूरिंग द ईयर। आपने, मैं प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की, कि आपने पूरा साल अगर एक एसेट इस्तेमाल नहीं किया और आपका स्ट्रेट लाइन या डिमिनिशिंग बैलेंस का मेथड चल रहा है डेप्रिसिएशन का, और आप कहते हैं जी मैंने एसेट इस्तेमाल नहीं किया तो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज भी नहीं करनी, तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करनी है, स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड में लिखा है कि डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इवन इफ एसेट रिमेन्स आइडल ड्यूरिंग द ईयर। दो मेथड्स में, स्ट्रेट लाइन में और डिमिनिशिंग बैलेंस में। जो आर्ली या प्रोडक्शन वाला है उसमें आप अवॉइड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें आपने मेथड ही वो वाला रखा है प्रोडक्शन बेसिस वाला, तो एक एसेट चला ही नहीं, उससे प्रोडक्शन ही कोई नहीं आई, तो उसकी डेप्रिसिएशन सिर्फ एक तरीका है जिसमें आप डेप्रिसिएशन से बच सकते हैं, वरना स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस में आपको मैंडेटरी होता है। बट इंटेंजिबल में ये ऑप्शन है आपके पास कि अगर गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, हम लोग कंसोलिडेशन में जाके देखेंगे भी, तो गुडविल कभी भी एमोटाइज नहीं होती है। इवन इफ एस क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है गुडविल का एमोटाइजेशन रेट दिया भी हुआ है, तो आपने गुडविल को कभी भी एमोटाइज नहीं करना। इसी तरह से इनडेफिनेट लाइफ वाले, इनडेफिनेट लाइफ, इन्फिनिट नहीं लिखा हुआ, इनडेफिनेट है वर्ड, सही। इनडेफिनेट लाइफ वो वाले हैं जिनकी यूजफुल लाइफ अननोन है, पता नहीं है जिनकी यूजफुल लाइफ का। अनलिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। इन्फिनिट तो कोई चीज़ नहीं है, एक ना एक दिन तो सबने मरना ही है, एक दिन सबने जाना ही है, ठीक है। तो इनडेफिनेट का मतलब है कि जिसकी यूजफुल लाइफ नोन नहीं है, पता नहीं है, सही। तो ज़ाहिर है जिसकी यूजफुल लाइफ का मुझे पता नहीं है उसको मैं कैसे एमोटाइज करूँगा, ठीक है ना। तो जब तक मुझे उसकी यूजफुल लाइफ का पता नहीं चलेगा उसकी मैं एमोटाइजेशन नहीं करूँगा। जिस दिन पता चल गया कि जनाब इसकी यूजफुल लाइफ इतनी है, उस दिन से उसको एमोटाइज करना शुरू कर दूँगा, ठीक है। इन पिछले पीरियड को रीस्टेट करने की ज़रूरत नहीं है, जब पता चल गया उसकी यूजफुल लाइफ का, वहाँ से ऑनवर्ड आप उसको एमोटाइज करना शुरू कर दें, ठीक है। जिस साल पता चला है उस साल में भी और उससे अगले सालों में भी उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जितनी भी रह गई है उस पर आप उसको एमोटाइज कर दें, ठीक है। और तीसरा है नॉट येट रेडी फॉर यूज़, जो अभी डेवलपमेंट फेज़ में है, और ज़ाहिर है डेप्रिसिएशन या एमोटाइजेशन स्टार्ट ही उस वक्त होती है व्हेन एसेट इज़ रेडी फॉर यूज़। तो एक चीज़ रेडी फॉर यूज़ ही नहीं है तो ना उस पर डेप्रिसिएशन है ना उस पर एमोटाइजेशन है, सही। बट यू हैव टू टेस्ट ऑल दीज इंटेंजिबल एसेट्स फॉर इम्पेयरमेंट एवरी ईयर। फिर अगर आप एमोटाइजेशन चार्ज नहीं कर रहे हैं इन पे, तो आप फिर इन पे इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया करेंगे हर साल, हर साल हो। इम्पेयरमेंट टेस्ट का मतलब ये नहीं इम्पेयरमेंट किया करेंगे, इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया करेंगे। टेस्ट लगाने के बाद हो सकता है उन पे इम्पेयरमेंट हो सकता है उन पे इम्पेयरमेंट ना हो, बट आप इनको टेस्ट ज़रूर किया करेंगे इम्पेयरमेंट के लिए। ठीक है जी, बस इंटेंजिबल में इतना ही है पढ़ने वाला, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने वाला। ये सिर्फ इसका आपको रिकैप देना था क्या है क्या, एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा बस काफ़ी, इससे ज़्यादा नहीं आपने पढ़ना इसको। बाकी वो रीवैल्यूएशन इसकी भी उसी तरह से दो तरीके हैं, इसका एलिमिनेशन मेथड है और रीस्टेटमेंट मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में उसी तरह से ही एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन एलिमिनेट होगी और सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। रीस्टेटमेंट में भी उसी तरह से ही आप परसेंटेज इंक्रीज़ देख लेंगे और उतनी ही कॉस्ट इंक्रीज़ कर देंगे, उतनी ही एमोटाइजेशन इंक्रीज़ कर, यानी 100% सेम तरीका है। उसी तरह से उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस डेप्रिशिएट होगा, उसकी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगी, सेम एंट्रीज़ भी सेम होंगी, सिर्फ डेप्रिसिएशन की जगह क्या आ जाएगा, एमोटाइजेशन, बस। बाकी 100% डिटो सेम ट्रीटमेंट है उसका।
ना क्वेश्चन कर लीजिएगा, नहीं करना ना कीजिएगा, क्योंकि सिलेबस में तो है नहीं है। जो सिलेबस वाली चीज़ है उस पर अब ज़रा डिटेल डिस्कशन करते हैं। I-36 impairment. इम्पेयरमेंट है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पेयरमेंट है पहली बात तो इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट नॉन करंट एसेट के साथ बिलोंग करता है। जो हम IS-36 में पढ़ रहे हैं इम्पेयरमेंट नॉन करंट एसेट्स में से बिलोंग करता है। यानी इन्वेंट्री की अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री इम्पेयर नहीं होती, इन्वेंट्री की हमेशा राइट डाउन होती है। वो IS-2 में होती है जो कहता है कि आपने लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे आपने लेके आना है, तो वो उसको वो डील करता है स्टैंडर्ड। यहाँ पे जो इम्पेयरमेंट की बात करेंगे ये डेटर्स की जो इम्पेयरमेंट है, जिसको आप प्रोविजन कहते हैं, उसको अब इम्पेयरमेंट कहा जाता है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, सही, या इम्पेयरमेंट। तो वो IFRS 9 डील करता है, वो IS-36 डील नहीं करता। बाकी जो नॉन करंट एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई, आपकी और चीज़ें जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, उनकी इम्पेयरमेंट, गुडविल हो गई, गुडविल तो खैर इम्पेयर होती नहीं है, उनकी जो इम्पेयरमेंट है वो यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह है वो सारी। तो इम्पेयरमेंट है क्या? इम्पेयरमेंट है व्हेन कैरिंग वैल्यू of any assets exceeds recoverable value. When carrying value of any asset exceeds its recoverable value. Carrying value क्या होती है? क्यों जी? यही होती है? क्यों जी? I beg to differ. कैरिंग वैल्यू मीन्स जिस वैल्यू पे एसेट आपकी बुक्स में आ रहा है, दैट मे बी रीवैल्यूड अमाउंट, दैट मे बी फेयर वैल्यू, दैट मे बी कॉस्टलेस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। जरूरी तो नहीं है कि कैरिंग वैल्यू हमेशा कॉस्टलेस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन हो। अगर आपने एसेट को रीवैल्यू किया है तो कॉस्ट तो उसकी है ही नहीं है, उसकी तो रीवैल्यूड अमाउंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह की बात करते हैं तो फेयर वैल्यू है उसकी, सही है। तो कैरिंग वैल्यू की ये डेफिनेशन नहीं है कि कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, वो कॉस्ट मॉडल की डेफिनेशन है, कैरिंग वैल्यू की डेफिनेशन नहीं है। कैरिंग वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जिस वैल्यू पे कोई भी एसेट या कोई भी लायबिलिटी आपकी बुक्स में रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, वो कैरिंग वैल्यू है। दैट माइट बी cost less accumulated depreciation, that may be fair value, that may be revalued amount, that may be any other value, present value. When carrying value exceeds recoverable value. Recoverable value क्या है? Recoverable value की आगे उसने जाके बताई कि recoverable value है दो, खुद ये कुछ नहीं है, लेकिन ये दो चीज़ों में से recoverable value is higher of value in use, fair value, less cost to sell. ये है आपकी रिकवरेबल वैल्यू। यानी इसका मतलब है कि जब भी आपने इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करनी है, आपको तीन वैल्यूज़ चाहिए किसी भी एसेट की। कैरिंग वैल्यू वो तो होगी ही आपके पास, तो बुक्स में जितने का आ रहा है, और फिर एक चाहिए आपको वैल्यू इन यूज़, अभी हम इस पर डिस्कशन करते हैं क्या है, और एक चाहिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो पहले इन दोनों में से जो हायर है, ज़्यादा है, उसकी वैल्यू लेनी है, वो आपकी होगी रिकवरेबल वैल्यू। और अगर किसी भी एसेट की रिकवरेबल वैल्यू कम है, कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है, तो वो इम्पेयर हो गया ना। अगर ये कम है, ये ज़्यादा है, कैरिंग वैल्यू ज़्यादा, रिकवरेबल वैल्यू कम है, तो इम्पेयर हो गया ना। देखिए ना, फ्रेमवर्क एसेट की डेफिनेशन की बात करें, फ्रेमवर्क में या एसेट के फ्रेमवर्क की बात करें,
एंड लॉजिकली ये बात ठीक भी है कि अगर आपकी बुक्स में जितने भी एसेट्स आ रहे हैं आपकी बुक्स में, एसेट की मैं बात कभी कर रहा हूँ कि जितने भी एसेट्स आपकी बुक में आ रहे हैं, करंट है या नॉन करंट है, इन्वेंट्री है, इंटेंजिबल, एनी एसेट जो आपकी बुक्स में आ रहा है, जो भी वैल्यू आपकी बुक्स में आ रही है, उसके पीछे एक अंडरलाइंग लॉजिक है, एक अंडरलाइंग अजम्पशन है। अंडरलाइंग अजम्पशन, ये अंडरलाइंग लॉजिक ये है कि कम अज़ कम इतने के इकोनॉमिक बेनिफिट्स ये एसेट देगा। अगर आपकी बुक्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 100 मिलियन का आ रहा है तो इसका अंडरलाइंग लॉजिक ये है कि कम अज़ कम इससे 100 मिलियन के इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। कम अज़ कम, ज़्यादा भी मिल सकते हैं लेकिन 100 मिलियन कम अज़ कम। इन्वेंट्री अगर आपकी आ रही है 400 मिलियन की, बिकनी हो सकता है वो 500 मिलियन की हो, लेकिन कम अज़ कम मुझे 400 मिलियन इससे रिकवर होना है। और अगर उससे कम रिकवर होना फिर तो हम राइट डाउन कर लेते हैं ना, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑन NRV। ये इसी कॉन्सेप्ट की वजह से कि कोई भी एसेट उस वैल्यू से ज़्यादा पे नहीं आना चाहिए जितनी रिकवरेबल वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। तो यही इम्पेयरमेंट का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे एसेट की वैल्यू 100 आ रही है और उससे मैंने रिकवरी 80 करने हैं तो लॉजिकली फिर 100 नहीं आना। फिर वो अगर 100 का फिर भी आपकी बुक्स में आ रहा है तो फिर आप मिसस्टेट कर रहे हैं, फिर आप ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि आप यूज़र्स को ये बता रहे हैं कि जनाब मुझे इससे 100 रुपीज़ के इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने हैं, जबकि आपको असल में आपको उससे 80 रुपीज़ के इकोनॉमिक बेनिफिट। तो आपको लॉजिकली स्पीकिंग 80 पे आना चाहिए। यही अच्छी है, ये एग्जैक्टली ये वही चीज़ है, एग्जैक्टली यही चीज़ है कि अगर 100 रुपये बुक्स में आ रहा है और मुझे उससे रिकवर 80 रुपये होना है तो फिर मुझे उसको कितने पे ले आना चाहिए? 80 रुपये पे लेके आना चाहिए और इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लेना चाहिए। क्लियर है? और ये भी लॉजिकल है। रिकवरेबल वैल्यू इन दोनों में से हायर क्या है? यह है वैल्यू इन यूज़। वैल्यू इन यूज़ का मतलब है कि एसेट को मैं इस्तेमाल करूंगा तो उससे कितने कैश फ्लोज जनरेट होंगे। यानी एक एसेट को इस्तेमाल करूंगा तो उससे कैश फ्लोज जनरेट होंगे ना, इकोनॉमिक बेनिफिट्स वो मुझे जनरेट करके, कुछ कॉस्ट आ रही होगी, कुछ रेवेन्यूज आ रहे होंगे, नेट करके मुझे उससे कैश फ्लोज जनरेट हो रहे होंगे। सही। और ये है कि उसकी कितनी मार्केट वैल्यू है। फेयर वैल्यू अगर हम आसान भाषा में बात करें तो जितने का बिक जाएगा, ऐसे है ना, आसान भाषा में जितने का बिकेगा वो आ गया। सही है। अगर मुझे लगता है कि इससे जो मुझे कैश फ्लोज आनी है वो 100 रुपये की आनी है, जबकि मार्केट में ये अभी मैं बेचूं तो 120 रुपये का बिक जाएगा, तो मैं क्या करूँगा? मैं बेच ही दूंगा ना। मैं पागल तो नहीं हूँ कि फिर उसको मैं इस्तेमाल भी करूँगा। मैं 120 को इसको बेच कर नया एसेट ले लूँगा। लॉजिकल है। अनलेस वो एसेट ऐसा स्पेशलाइज नेचर का है कि मिल नहीं सकता, या मिलने में उसको 3 साल लग जाने हैं, 2 साल लग जाने, तो फिर शायद मैं इसको कर लूँ। बट फिर भी अगर आसान एक एक्सेप्शंस की बात ना करें तो मैं बेच। और मुझे लगता है कि इस्तेमाल करने से मुझे 150 रुपये मिलेंगे और बेचने से मुझे 120 मिल रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा? उसको इस्तेमाल करूँ। इसी वजह से इन दोनों का जो हायर है वो आपकी रिकवरेबल वैल्यू है। लॉजिकल है। ठीक है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में मैं वही करूँगा जिसमें मुझे फ़ायदा है, जिस चीज़ में इकोनॉमिक बेनिफिट्स ज़्यादा हैं वो काम मैं करूँगा। ठीक है। तो फेयर वैल्यू वही है कि ये कितने का बिकेगा और लेस कॉस्ट टू सेल, उसको बेचने में कॉस्ट कितनी है, क्योंकि कमीशन वगैरह अगर मैंने पे करनी है तो वो कितनी होगी नेट करके मेरी फेयर वैल्यू। एक ये फिगर है, सही और एक फिगर है वैल्यू इन यूज़। वैल्यू इन यूज़ क्या है? ये टेक्निकल चीज़ है। वैल्यू इन यूज़ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। कि जितनी भी इस एसेट से मुझे फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलनी है उनको मैं प्रोजेक्ट करूंगा। 10 साल यूजफुल लाइफ है तो 10 साल की कैश फ्लोज, 5 साल यूजफुल लाइफ रह गई है तो 5 साल की कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज या नेट यानी इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज, कितने उससे रेवेन्यू आएंगे और कितनी उस पर कॉस्ट लगेगी। नेट कैश फ्लोज इंक्लूडिंग कोई रेजिडुअल वैल्यू वगैरह है तो वो भी आ जाएगी इसमें। ठीक है। कोई स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू वगैरह वो भी आ जाएगी, तो मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्वेश्चन में आप अगर इम्पेयरमेंट का आपसे पूछ रहा है तो या तो रिकवरेबल वैल्यू दे देगा या फिर आपको ये दोनों चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दे देगा। फेयर वैल्यू दे देगा, कॉस्ट टू सेल बता देगा, तो आप फेयर वैल्यू से लेस कॉस्ट टू सेल कर लेंगे। ये इसकी इन्फॉर्मेशन वो आपको कैश फ्लोज बता देगा कि पहले साल में इतनी कैश फ्लो मिलेगी, दूसरे साल में इतनी कैश फ्लो मिलेगी, तीसरे साल में इतनी मिलेगी, चौथे साल में इतनी, पाँचवें में, मतलब जितने इसकी यूज़फुल लाइफ है तो वो आपको उसकी कैश फ्लोज बता देगा। तो आप क्या करेंगे? आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर अमाउंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, यानी पहले साल में 100 का नेट इनफ्लो हो रहा है, दूसरे साल में
150 का है, तीसरे साल में 180 का है, चौथे साल में फिर 80 का हो गया, मतलब अनइवन कैश फ्लोज हैं, तो फिर आपको इस सूरत में हर साल की अलग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर्मूला वही है P। ठीक है, तो अमाउंट पहले साल की रखेंगे, 1 प्लस आई दिया होगा, रेट दिया होगा। जब पहले साल की कैश फ्लो है तो n-1 हो जाएगा, सेकेंड ईयर की कैश फ्लो में n-2 हो जाएगा, थर्ड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू में -3, -4, -5 एंड ऑल। क्लियर, तो सारी कैश फ्लोज का टोटल कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू इन यूज आ जाएगी। क्लियर, ये उस वक्त फॉर्मूला आप लगाएंगे जब आपकी कैश फ्लो जो है वो अनइवन है, सेम नहीं है, हर साल की कैश फ्लो जो है वो डिफरेंट है, तो आपको हर साल की कैश फ्लो की सेपरेटली प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बट अगर हर साल की कैश फ्लो सेम है, वो ये कहता है कि 100 मिलियन आपको मिलेगा 10 साल के लिए, हर साल आपको 100 मिलियन मिलेगा 10 साल के लिए, तो इसका शॉर्टकट क्या है, एन्युटी का फॉर्मूला। तो हम एन्युटी का फॉर्मूला लगा ले, एन्युटी पता ना क्या होती है, फाइनेंशियल मैथ पढ़ा हो ना, तो एन्युटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन्युटी का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू R फॉर रेंटल, कि आपकी जो 100 मिलियन जो मैं बात करूँगा हर साल जो पैसे मिलने हैं वो ये हैं, इनटू 1 माइनस ये दो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के तरीके हैं। सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर आपने सीरीज ऑफ पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों फार्मूले आपने याद करने हैं, इसके अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि आगे जाके लीज में भी आने हैं, IFRS 15 में भी आने हैं, IFRS 9 में भी आना है। ये प्रेजेंट वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हर जगह ही आना है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू आपको याद करना ही पड़ेंगे। ये फॉर्मूला ऊपर वाला तो आसान है, होगा भी, नीचे वाला भी आसान ही है, बट करना पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं है। आपको प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये आना ही आना है कॉन्सेप्ट, किसी ना किसी तरह से प्लस माइनस करके उसने कॉन्सेप्ट पूछ लेना है प्रेजेंट किसी ना किसी टॉपिक में, क्योंकि ये इतना, मैंने आपको कल भी बताया था कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये हर स्टैंडर्ड में आपको मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, यहाँ तक कुछ पूछना है? तो when carrying value exceeds recoverable value तो वो आपका impairment है, and impairment loss is your operating expense या other operating expense। एंट्री होती है, हम लोग impairment loss को डेबिट कर देते हैं, एक्सपेंस यानी डेबिट हो जाता है, और जिस एसेट का हो वो एसेट जो है वो क्रेडिट हो जाता है। ये है अगर उसका कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है, और अगर ऑलरेडी उस एसेट का रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है आपके पास, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि एक साल उसको रीवैल्यू हुआ और अगले साल आके वो इम्पेयर हो गया, तो पिछले साल उसका कोई इम्पेयरमेंट रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा होएगा, तो फिर अगर इस सूरत में अगले साल आके इम्पेयर हो गया है तो इस सूरत में पहले आप रीवैल्यूएशन सरप्लस को ख़त्म करेंगे, फिर जो बचेगा उसको आप P&L में लेके जाएंगे। सही है, तो या ये एंट्री हो रही होगी या ये एंट्री हो रही होगी। तो अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस उस एसेट का पड़ा है जो इम्पेयर हुआ है इस साल में, उसका ऑलरेडी कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है, तो पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस ख़त्म होगा, फिर अगर कोई अमाउंट इम्पेयरमेंट की बचेगी तो वो एक्सपेंस आउट होगा। ठीक है, और अगर उसका कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं पड़ा हुआ तो सारे का सारा एक्सपेंस आउट हो जाएगा।
अब कब करना है इम्पेयर? अगला सवाल है, हमें पता चल गया कि एसेट की इम्पेयरमेंट होती क्या है। अब अगला सवाल है कब करना है एसेट? क्या डेली शुरू हो जाइए कैलकुलेशन करने? क्योंकि दैट कैलकुलेशन ऑन वाइट बोर्ड सीम्स ईजी कि जी 3 वैल्यूज हैं उनको करें और जान छुड़ा लें, बट प्रैक्टिकली सोचें दैट्स नॉट ईजी एट ऑल। यही कैलकुलेट करने में आपकी मुसीबत पड़ जाती है, कॉज फ्यूचर इज अनसर्टन, नोबडी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप प्रोडिक्शन कर सकते हैं, बट तो ये कैश फ्लोज प्रोजेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, स्पेशली इन पाकिस्तान इन्वायरमेंट जहाँ पे हर 6 महीने बाद जो हालात जो है वो बदले होते हैं। तो और वैसे भी इवन इफ आप डेवलप्ड कंट्रीज में बात करें, कैश फ्लो प्रोजेक्शन मुश्किल काम है। फ्यूचर से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको प्रोजेक्ट करना, उसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल काम है। सही, प्री कोविड अगर आप दुनिया की बात करें तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 2 साल लॉकडाउन होंगे, या शिपमेंट इश्यूज आएंगे, सप्लाई चेन इश्यूज आएंगे। सही है, तो सारी की सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो धरी की धरी रह गई। सही है, वो सारी की सारी इकोनॉमिक्स जो है लोगों की, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स जो है वो जितने भी मॉडल्स है वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए। सही है ना, मतलब आपने आई डोंट नो कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, कि आप सुन लें। अच्छा, थोड़ा सा टॉपिक से हट जाएगा। करेंसी की जो हम जितने भी इश्यूएंस होती है सर्कुलेशन में, जितने भी ये पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में करेंसी जो भी नोट छापे जाते हैं उसके पीछे रिजर्व्स होते हैं। सही है ना, वो एक सिस्टम है हर एक कंट्री का अपना, कि इतने % उसके पीछे जो है वो रिजर्व्स होंगे, गोल्ड के रिजर्व्स होते हैं, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होते हैं, और भी बहुत इस तरह, और उसका फिर सही है। अब कोविड में इकोनॉमिक्स में हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जो कि इनको पहले सोचना चाहिए था। कोविड में हर कंट्री ने पैकेज दिया, ठीक है ना, कोविड का पैकेज दिया ना। यूएस ने सिर्फ मेरा ख्याल 1.8 ट्रिलियन का पैकेज दिया, यूके ने शायद 600 मिलियन पाउंड्स का जो है वो दिया, हर कंट्री ने 500-600 मिलियन, या हमारे अपने कंट्री में दिया या नहीं दिया एक बात पर 1.2 बिलियन की एड जो आई, यहाँ लोगों को दिखाया कि हमने दिया ये वो दिस दैट पैकेज। ये पैसा कहाँ से आया? पैसा, ये सारा पैसा प्रिंट हुआ है। सही है, अब किसी ने ये नहीं सोचा, खैर उस वक्त मैंने भी नहीं सोचा, किसी ने भी नहीं सोचा, लेकिन चूंकि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ नहीं, मैं अकाउंटेंट हूँ, अकाउंटेंट के वैसे इतना दूर की नहीं सोचता, अकाउंटेंट का तो होता है साल पूरा हो जाए। सही है, इकोनॉमिस्ट होते हैं जिनकी नज़र होती है कि अगले 50 साल में जो ये पॉलिसीज़ हैं इनका अगले 25 साल में क्या फ़र्क होगा, 50 साल में क्या फ़र्क। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम भी है, हमारे यहाँ पे कभी फाइनेंस मिनिस्टर कोई इकोनॉमिस्ट आया नहीं है, मतलब वो उस तरह का इकोनॉमिस्ट नहीं है ना, वो तो चूंकि वो उस क्लास से बिलोंग करता था जो क्लास रूल करती है, जो रूलिंग एलीट है, तो वो बन गया, वरना वो मेरे जैसा आप जैसा होता तो वो भी हमारे जैसा ही है, वो कोई इतना कोई इंटेलिजेंट वो भी नहीं है। सही है, डार साहब जो हैं वो भी सिर्फ एक्सपीरियंस की बेस पे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो थोड़े नंबर शंबर का पता है तो वो नंबर क्रंचिंग कर लेते हैं, वरना इकोनॉमिस्ट तो नहीं है ना। सही है, उस लेवल का इकोनॉमिस्ट का मतलब वो लेवल है कि जिसने कम से कम कोई गरीब इकोनॉमी या पूरे इकोनॉमीज पे रिसर्च की हो, जिसने कोई रिसर्च पेपर बनाया हो, जिसने कोई इस तरह की चीज़ों को। असद उमर था, वो एक कंपनी का CEO था, उसको उठा के फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। एक MBA यार, MBA वाले तो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ते यार, आपने उसको चूंकि इकोनॉमिस्ट बना दिया, कुछ तो खुदा का खौफ करना चाहिए था। ठीक है, शौकत तरीन बैंकर था, उसको उठा के फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। हमारे यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर वाली जॉब है ना, थोड़ा आउट हो जाता है, पॉलिटिक्स में चला गया। हमारे यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर वाली जो जॉब है ना, वो फाइनेंस मैनेजर की जॉब है। मतलब मैं हूँ ना CFO, मेरा क्या है, हम क्या इस बैंक से पैसे पकड़ने, उस बैंक को पैसे देने, इस बैंक से पैसे पकड़ने, यार पैसे चाहिए इस बैंक से पकड़ लो। सही है, तो ये काम तो फाइनेंस मैनेजर का होता है। जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने इकोनॉमी को देखना, इकोनॉमी इज समथिंग एल्स, पैसे अरेंज करना इज समथिंग एल्स। यहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का सारा काम यही होता है कि यार पैसे कितों लेके आने, पैसा कितों लेके आना। सही है, कभी ये नहीं, वो नहीं, बंदा ये नहीं सोचेगा कि उसको स्पेंडिंग कैसे करनी है, जिसकी वजह से वेलफेयर स्टेट बननी है हमारी। सही है, और खैर हमारी तो कभी वेलफेयर स्टेट बन ही नहीं सकती ना कभी बनी है, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट है, एक होता है सिक्योरिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट, एक होता है वेलफेयर स्टेट का। हम लोग सिक्योरिटी स्टेट हैं, ठीक है, सिक्योरिटी स्टेट जो कि रूल्ड बाय आर्मी होती है। सही है, तो हम लोग सिक्योरिटी स्टेट और वेलफेयर स्टेट ये दो अपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कभी साथ साथ नहीं चल सकते। जितनी भी दुनिया में वेलफेयर अच्छी वाली हैं वो सिक्योरिटी स्टेट नहीं है, वो अपने, क्योंकि ये दोनों हैं ही अपोजिट कॉन्सेप्ट्स। या जंग करा लो तो या फिर लोगों की भलाई कर लो। सही है, हमारा क्या, असी लड़ाई लईए ईरान नाल, असी लड़ाई लईए अफगानिस्तान नाल, असी लड़ाई लईए इंडिया नाल।
सारे हमसाया नाल तो लड़ाई है, चाइना ही है जिहड़े नाल यारी है, तो 3 बॉर्डर तो वैसे ही हम लड़ते ही रहते हैं। तो एनीवेज ये तो वापस चला गया। तो दैट्स नॉट इजी प्रोजेक्शंस करनी। तो वो मैं बात कर रहा था इकोनॉमिक्स की कि इतने नोट छापे, सब ने इतने नोट छापे, इतनी सर्कुलेशन हो गई मनी की अक्रॉस ग्लोब के 2 साल बाद अब जो हालात अब हैं, ये पोस्ट कोविड हालात हैं, 20 के बाद 21 के बाद जो हालात हैं पोस्ट कोविड हालात हैं, इतने बुरे हालात हो गए हैं दुनिया के, मतलब पैसा लोगों के पास इतना आ गया कि चीज़ों की प्राइसेस यहाँ पे चली गई हैं। प्री कोविड प्राइसेस और आज की प्राइसेस की अगर हम बात करें, मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, सही है। तो वो क्या वजह है, वो 3 साल में अगर प्राइसेस आपकी 3 टाइम्स हो रही हैं तो कभी नहीं होती। इन्फ्लेशन इतना तो कभी नहीं हुआ था ना, कभी 70-100 साल से इकोनॉमी चल रही है हमारी। तो चलो इकोनॉमी को मैं कहीं गिनता ही नहीं, क्योंकि एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी और उसके पैरेलल सेम साइज़ की अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, तो हमारे तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का रूल चलता ही नहीं है ना, ठीक है। तो लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज थी उनमें भी आप देखें कि प्राइसेस अगर बढ़ी हैं तो ये वही वजह थी कि इतना नोट मार्केट में आ गया, और जितनी ज़्यादा सर्कुलेशन होगी उतना ज़्यादा लोगों के पास नोट आएगा, उतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी, सही है। अब सारे फिर लगे हुए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं, थोड़ी फिजिकल टाइटनिंग करते हैं ताकि सर्कुलेशन ऑफ मनी थोड़ी कम हो, तो इन्फ्लेशन जो है वो थोड़े कम हो। पाकिस्तान में उसका वैसे ही उलट इम्पैक्ट हो जाता है। पाकिस्तान में जब भी रेट्स बढ़ते हैं लोग क्या करते हैं, पैसा उठाते हैं, कारोबार में लगाने के बजाय बैंकों में रख के खाना शुरू हो जाते हैं, सही है। इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, लोग पैसा निकालते हैं या प्रॉपर्टी में डाल देते हैं या स्टॉक एक्सचेंज में डाल देते हैं। हमारे यहाँ पे तो कारोबार एफर्ट करना गुनाह समझते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी तो ऐसे मतलब शौक से जो है ना वो करते हैं ना कि जैसे पता नहीं क्या है प्रॉपर्टी, सही है। आयरनी है ना कि प्रॉपर्टी पे आपका 1% टैक्स है, वो भी अभी इस साल लगा है कि आपने जितनी प्रॉपर्टी, अगर आपकी 2.5 करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टी है आपके पास अदर देन योर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो उस पर आपने 1% देना है, 20% उसकी फेयर वैल्यू है और उस पर आपने टैक्स देना है, 1% इफेक्टिवली बनता है। आप कॉर्पोरेट पे 29% लगाते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पे, कंपनीज के प्रॉफिट पे, और प्रॉपर्टी पे 1% लगाते हैं। को पागल है जरा, फिर को कम करेगा, कहेगा प्रॉपर्टी तो ही कम कर लेना, जो कि डेड इन्वेस्टमेंट है, जिसका इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं है, सही है। यहाँ पे एमनेस्टियाँ आती हैं, 3-4 साल आपने रियल एस्टेट को एमनेस्टी दे के रखी, वो जो प्लॉट 10-10 लाख के थे वो करोड़ पे चले गए इस एमनेस्टी के चक्कर में कि आप खरीद लें जो भी खरीदना, आपसे नहीं पूछेंगे आपके पास पैसा कहाँ से आया। इस मुल्क ने रीवैम्प होना चाहिए, जो कि होना नहीं है। एनीवेज, तो कहने का मकसद है वैल्यू। तो कब करनी चाहिए आपको इम्पेयरमेंट? इम्पेयरमेंट आपको करनी चाहिए कि डेली नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं, और भी काम करने ने, कारोबार भी करना है या ऐसे काम लगे रहना, ठीक है। ईयरली कर लें, 6 महीने बाद कर लें, क्वार्टर पे कर लें, तो उसके लिए गाइडेंस दी स्टैंडर्ड ने। स्टैंडर्ड ने कहा कि 3 तरह के एसेट्स तो ऐसे हैं ना जिनको आपने हर साल इम्पेयरमेंट पे टेस्ट करना है, जो कि मैंने पहले अभी लिखे भी थे। 3 तरह के थे। एक गुडविल थी, आपने हर साल इम्पेयरमेंट पे टेस्ट करना ही करना है। टेस्ट करने का मतलब है कि ये कैलकुलेशन करनी ही करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा इम्पेयर हुआ है या नहीं हुआ। नहीं इम्पेयर हुआ तो ना करें, हो गया तो कर लें, बट कैलकुलेशन आपको हर साल करनी पड़ेगी। और एक वो इंटेंजिबल जो इंडेफिनिट लाइफ वाला है, उसको भी हर साल आपने इम्पेयरमेंट पर टेस्ट करना है। और एक वो इंटेंजिबल जो कि नॉट येट रेडी फॉर यूज़ है, उसको भी आपने हर साल इम्पेयरमेंट पे टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि इम्पेयर हुआ है या नहीं हुआ है, तो कर लें, नहीं हुआ तो ना करें, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर एसेट्स? तो अदर एसेट्स की बात करता है कि दूसरे जितने भी आपके एसेट्स हैं उनको आपने उस वक्त इम्पेयर करना है जब आपके इंडिकेशन होगी इम्पेयरमेंट की। इंडिकेशन, सही है। अब इंडिकेशन इज़ अ प्रोफेशनल जजमेंट कॉन्सेप्ट, सही। इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल उस तरह से नहीं है कि जी ये वाली चीज़ हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड ने 3, 4, 5, 6, 8, 10 एग्जांपल्स दी हैं कि ये चीज़ें हैं, तो लगता है इंडिकेशंस है। मैं फिर कह रहा हूँ, इंडिकेशंस का मतलब है कि लगना, लगता है ये इवेंट हो गया तो हो सकता है हो गया हो इम्पेयर, तो आप ये करके देख लें। ये करने के बाद हो सकता ना हुआ हो, लेकिन इंडिकेशन हो गया तो आप एक दफ़ा उसको इम्पेयरमेंट पे टेस्ट कर लें। तो ये भी कोई नहीं करता। आज जो कल जो हालात हुए होते हैं वो वैसे इंडिकेशन हुई हुई है कि एसेट आपके इम्पेयर हुए होंगे। कौन डालता है इम्पेयरमेंट? कंपनियां बंद हो रही हैं, यूनिट्स बंद हो रहे हैं, तो टेक्निकली तो हालात तो हैं इम्पेयरमेंट के, सही है। तो टेस्ट करना चाहिए, आइडियली करना चाहिए,
करता कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बड़ा मुश्किल है। अब फॉर एग्जांपल आप बीइंग एन ऑडिटर, मैं आपको बात करता हूँ, आप ऑडिट में हैं, आप भी ऑडिट में, आपने भी ऑडिट किए होंगे, सही है। आप क्लाइंट पे जाते हैं, वो आपको ये इंपेयरमेंट की वर्किंग देता है, तो उसी उन्होंने सवाल पुछ मार देना, भाई है तो ਤੁਹਾਡੀ गलत लग रही है कि नहीं प्रोजेक्ट किया है दसो प्रोजेक्शन। वो बेचारा फाइनेंस मैनेजर रोंदा रहेगा, यार मेरे ख्याल में यही आना रेवेन्यू। आपने कहा नहीं जी हमारे ख्याल में तो। अब वो एक चीज़ है ना, प्रोडिक्शन है, तो थोड़ी सी उसने हिस्ट्री यूज़ की होगी, थोड़ी ये किया होगा, थोड़ा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लिया होगा, सारा ये वो दिस दैट, वो मनाए कौन ऑडिटर नो? उन्हें तो कहना नहीं है ही गलत है, सही है। तो फिर इन झपेलों में कोई नहीं पड़ता वैसे ही। एनीवेज, तो कहने का मकसद है इंडिकेशंस की बात करें तो इंडिकेशंस में कुछ उसने कहा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं, कुछ इंटरनल। इससे लगता है कि इम्पेयर हो गया है, दैट डजंट मीन कि इसकी वजह से इम्पेयर हुआ ही हुआ है। लगता है इम्पेयर हो गया है, करके देख लें इम्पेयर हुआ है या नहीं, वो ये इंडिकेशन नहीं बताएगी। इम्पेयर हुआ है या नहीं वो ये कैलकुलेशन बताएगी। कोई कैलकुलेशन के पहले कोई नहीं कह सकता कि एसेट इम्पेयर हुआ है। कैलकुलेशन से पहले जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ बताएगी करके देखो, सही है ना। आप किसी भी इवेंट की वजह से ये नहीं कहते एसेट इम्पेयर हो गया। क्यों? क्योंकि अगला सवाल ने अच्छा फिर कितना होया है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना। तो कैलकुलेशन ही बताएगी आपको इम्पेयर हुआ है, यानी बजाय इसके कि आप कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दें कि जिस पे आपको बाद में जो है वो एम्बैरसमेंट हो। तो आपसे को पूछा कि इम्पेयर हुआ या नहीं, आप नहीं कैलकुलेशन करके देखते हैं। हाँ, मैं ये आपको बता सकता हूँ कि कैलकुलेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वो इंडिकेशंस हैं, अगर ये इंडिकेशन आ रही हैं। इंडिकेशन कैसे रहते हैं? टेक्नोलॉजी चेंज, आपके पास एक एसेट था, उसकी टेक्नोलॉजी चेंज होगी, टेक्नोलॉजिकल उसकी ऑब्सोलेसेंस होगी, तो एक इंडिकेशन नज़र आ रही है कि यार टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो इसका मतलब है कि इस एसेट से तो फिर नया बिकना है। टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो उसकी फेयर वैल्यू कम होगी ना, है कम हो गई, और प्रॉब्ली उसकी वैल्यू यूज़ भी कम, क्योंकि उसके कैश फ्लोज जो हैं वो कम हो जाने हैं। अगर टेक्नोलॉजी उसकी चेंज हो गया तो आगे उसको आपको सपोर्ट नहीं मिलनी तो डेफिनेटली आपके रेवेन्यूज पे फर्क आएगा। तो इंडिकेशन है, बट अगेन हो सकता है मैं कैलकुलेशन करके देखूँ पता चले इम्पेयर ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी कैरिंग वैल्यू ही इतनी कम है कि वो उससे ज़्यादा ही है। तो ना एक मेरा एसेट है वो 10 साल डेप्रिशिएट हो चुका है, अब अगर मैं आज उसको इम्पेयर करता हूँ तो हो सकता उसकी कैरिंग वैल्यू इतनी कम रह चुकी होनी है कि ये ज़्यादा ही आनी है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो कहने का मतलब है कि इम्पेयरमेंट का कैसे पता चलेगा, वो कैलकुलेशन से पता चलेगा। इम्पेयरमेंट कब करनी है वो ये इंडिकेशंस बताएंगी आपको। एंड दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, कि ये नहीं है कि सिर्फ ये होगा तो फिर ही है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक गाइडेंस है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है प्रोफेशनली जजमेंट से कि यार हमें लगता है एसेट इम्पेयर हुआ है, तो आप कर लें कैलकुलेशन, या आपने खुद देखना है कि क्या कोई इंडिकेशन है इम्पेयरमेंट की या नहीं है तो कर लें, नहीं तो ना सके। वैसे अगर बात करें तो ये उसने लिखा है जी मार्केट रेट्स जो हैं वो डिक्रीज़ कर गए हैं, आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस जो है वो डिक्रीज़ अगर कर जाए तो देयर मे भी चांसेस कि आपके कैश फ्लोज जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस क्यों डिक्रीज़ करेगी, प्रोडक्ट डिक्रीज़ कर सकती है आपकी क्वालिटी वो वाली नहीं है, या आपका जो मार्केट में सब्स्टिट्यूट है वो कोई अच्छा आ गया है, या आपके कंपैटिटर के पास जो है वो कोई नई मशीन उसने लिया है जिसकी वजह से आप उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी से ज़्यादा अच्छी है। तो देयर इज़ एन इंडिकेशन कि हो सकता है आपके मार्केट वैल्यू एसेट की बढ़ कम हो गई है, या आपके प्रोडक्ट्स की भी मार्केट वैल्यू अगर कम हो रही है, तो देयर इज़ एन इंडिकेशन। अब टेक्निकली आज की मार्केट में बात करें तो आज एक्सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं है। डिमांड एज इन क्यों नहीं है? जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ग्लोबली इतने ज़्यादा जो है वो गैस प्राइसेस और फूड प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं कि लोग कहते हैं, और वैसे भी ये ह्यूमन साइकी है कि जब भी बुरे हालात आते हैं बंदा पहले कहता है पहले खान पीन तो पूरा किया जाए ना, पहनना और घूमना और आना जाना वो कम भी किया जा सकता है, खाना पीना तो कम नहीं किया जा सकता ना, जो खाना वो तो खाना ही खाना, सही है। तो ज़्यादा डिमांड कम होती है, ज़्यादा एक्सपोर्ट स्लो होती है, तो फिर डेफिनेटली आपको प्राइसेस अपनी रिड्यूस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो दैट माइट बी अ चांस कि इम्पेयरमेंट हुई हो आपके एसेट्स की, बट हो सकता ना भी हुई है, बट अगेन वो कैलकुलेशन करके पता चलेगा। नेगेटिव चेंज जो मैं बात कर रहा था कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, नेगेटिव चेंज इन टेक्नोलॉजी, मार्केट, इकोनॉमी और लॉस, ठीक है ना। एंड अगेन इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट्स, ये कैसे? मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इम्पेयरमेंट कैसे हो सकती है? चलिए ये तो एक हो गया, क्या बता सकती है?
पहली बात तो यह है कि कंट्रीज़ क्यों इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। कंट्रीज इस वजह से इंटरेस्ट रेट उस वक्त इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं जब उन्होंने फिस्कल टाइटनिंग करनी होती है, ठीक है ना। तो फिस्कल टाइटनिंग की कब पेश आती है, जब हालात माड़े हो। हालात माड़े हो तो आपने मनी की सर्कुलेशन रोकनी है ना। मनी की हालात पतले हैं तो मनी, लोगों के पास जितनी कम पैसे होंगे उतना वो कम खर्चेंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतना ज़्यादा खर्चेंगे। तो जितनी सर्कुलेशन ऑफ मनी कम होगी, लोगों के पास पैसा कम होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के पास पैसा चला जाएगा, वो उठा के कहीं और रख देंगे, बैंक में रख देंगे। ये मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी चलती रहती है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं लोगों से पैसा इकट्ठा करने के। तो देयर इज़ चांस के इकोनॉमी के हालात जो हैं वो माड़े हैं, पतले हैं, तो हो सकता है आपके एसेट इम्पेयर हो गए। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि इंटरेस्ट रेट्स और ये प्रेजेंट वैल्यू का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर आपके इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी, तो देयर इज चांस कि आपकी वैल्यू न्यूज़ जो है वो कम हो गई हो। सही है, तो चांस है उसका कि उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई हो। तो नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी हायर देन द मार्केट कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? अकाउंटेंट तो सी चंगे हो, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन तो नहीं पता। स्टॉक एक्सचेंज का पता क्या होती है? क्या होती है? मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, फिर इसका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू पर शेयर। एक शेयर तो टोटल मार्केट वैल्यू, जो शेयर्स फ्लोट हुए हैं मार्केट में उनकी टोटल वैल्यू क्या है। तो अगर कंपनी के नेट एसेट्स जो हैं वो हायर हैं उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से, तो इसका मतलब है कि इम्पेयरमेंट होने के चांस होंगे, क्योंकि उसकी अगर मार्केट वैल्यू उसके शेयर्स की कम हो रही है तो इसका मतलब है कोई मसला है, तो मार्केट वैल्यू कम हो रही है ना। तो बुक में वैल्यू ज़्यादा आ रही है और मार्केट में अगर उसकी वैल्यू कम है तो देयर इज़ एन इंडिकेशन कि इम्पेयरमेंट हुई है या नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हो ही गई है, बट देयर इज़ एन इंडिकेशन कि उसकी इम्पेयरमेंट हुई। अब ऐसे न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है? न्यूज़पेपर पढ़ता है, सुनता नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ा करें, अंग्रेज़ी जंग जुग ना पढ़ाया करो, अंग्रेज़ी कोई सा एक न्यूज़पेपर पढ़ लिया करें, ठीक है। दो उसके फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी हो जाती है, सही है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको करंट अफेयर्स का पता चलता है। और करंट अफेयर्स में भी आई सजेस्ट कि आप जो है वो ज़्यादा फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड पढ़ें। बाकी सियासतें चलती रहती है। असल में जब से ये सोशल मीडिया आया है, ये इतने ज़्यादा लोग जो है ना वो पॉलिटिकली क्या कह सकते हैं कि एक तो चलें आइसोलेट कह लें, हो गए एक दूसरे से, या मतलब मैं अक्सर देखता हूँ और मैं बड़ा हैरान भी होता हूँ, बच्चे ही चले जो है, मतलब आप व्हाट्सएप स्टेटस पे भी पॉलिटिकल स्टेटस लगा रहे हैं, आप कहीं बैठे हैं दोस्तों में उत्थे भी सियासत की गुफ्तगू हो रही है, आप फेसबुक ट्विटर पे बैठे हैं, वो इवन अब मैंने देखा लोग इंस्टा पे भी जो है ना वो पॉलिटिकल। मैं कहता हूँ यार गेट अ लाइफ, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, पॉलिटिक्स या मुल्क के हालात इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट दैट डजंट मीन कि यू डोंट एंजॉय योर कंपनी, यू डोंट एंजॉय योर लेजर टाइम। अब यारां च बह के तुसी चाह पियो, कॉफ़ी पियो, गप्पां लाओ, जुगते लगाएं, ये करें वो करें, उधर सियासत बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है हमारे में, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ठीक, ये देखें पाकिस्तान कोई मुख्तलिफ कंट्री नहीं है, पूरी दुनिया में होता है, हर एक की अपनी पसंद है ना। ये कोई कभी नहीं दुनिया में ऐसा होगा कि हर एक बंदे को सारे पसंद करें, कोई भी ऐसा नहीं होगा एक रिलीजन को अगर हर एक को अपना रिलीजन सच्चा लगता है। हमें लगता है कि इस्लाम जो है वो सच्चा मज़हब है, बट इवन देन लास्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद को सारे पसंद नहीं करते ना। क्या ख्याल है? ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स ही हैं, मुस्लिम्स तो कम है ना। अगर आप ओवरऑल बात करें 7 अरब की आबादी में तो मुस्लिम्स कम हैं, नॉन मुस्लिम ज़्यादा हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूइश हैं, हिंदू हैं, ये वो दिस दैट हैं। तो कहने का मकसद है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारे इमरान खान को पसंद करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता सारे जरदारी को पसंद करें, ऐसा कभी नहीं हो। और हम इस बात पे लड़ने पे आ जाते हैं कि तू मेरे लीडर क्यों, यार मुझे नहीं पसंद है नवाज शरीफ या जरदारी या इमरान खान, तो इसमें मतलब इतना एग्रेसिव होने की क्या बात है? क्या ख्याल है? नहीं, मुझे ये लगता है कि इसमें एग्रेसिव होने वाली कोई बात नहीं है।
हर जगह चल रहा होता है। मैं बड़ा ट्विटर फ्रीक हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, सारे सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा मैं ट्विटर यूज़ करता हूँ, फेसबुक नहीं मैं इस्तेमाल करता। तो मैं उधर लगाता हूँ शुगल, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पॉलिटिक्स है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये मैं लगाता हूँ शुगल, उधर लोगों के साथ लड़ाई शड़ाई भी कर लेता हूँ। बट मैं जब दोस्तों में बैठता हूँ या मैं कभी व्हाट्सएप स्टेटस जो है वो कभी नहीं ये पॉलिटिक्स का लगाऊंगा। मैं व्हाट्सएप अपनी तस्वीरें लगा लूँगा, मैं घूमने गया हूँ के लगा लूँगा, मैं अपनी मॉडलिंग की कोई तस्वीर लगा लूँगा, मॉर्निंग को लगाऊंगा। सही है, इंस्टा पे मैं कभी नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी रील्स लगा लूँगा, या मैं वैसे दोस्तों के साथ बैठे हुए को खाना खाने गया हूँ तो मैं उसकी रील बना के लगा दूँगा, वैसे नहीं करूँगा। सही है दोस्तों, बल्कि हम लोग दोस्तों में जो मैं अपने अच्छे दोस्त हैं, हम लोग जब मिल के बैठते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली एक दूसरे को कहते हैं कि यार सियासत की गल नहीं करनी, कुछ और करने का गल, ठीक है ना। एक तो उससे दोस्तियाँ भी ख़राब होती हैं, इतनी हीटअप हो जाती है डिस्कशन के, वैसे ही जो है वो लोग लड़ने लड़ाने पे आ जाते हैं, एक दूसरे को अनफ्रेंड कर देते हैं और अनफॉलो कर देते हैं और ये और वो और दिस और दैट, और उसको पता भी नहीं है जिसके लिए आप कर रहे हैं। अरिस्टोटल था, उसने कहा था कि जो सबसे ज़्यादा मीन है, जो सबसे ज़्यादा बंदा है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा पॉलिटिशियन है, ठीक है। तो ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं दुनिया में, जितने भी, और जितने भी गुजरे हैं और जितने भी आने हैं, ये कोई भी दूध का धुला नहीं होता। मैं वैसे बात इधर, वैसे बीइंग मुस्लिम आपने कहना कि अनु शायद मुसलमान वाला बहुत ही मसला है। बीइंग मुस्लिम अगर बात करें, जो ओटोमन एम्पायर थी उन्होंने काफ़ी साल यूरोप पे जो है और अरब पे जो है वो उन्होंने काफ़ी साल हुकूमत की है। सही है, वो बीइंग मुस्लिम हमारी उनके साथ होते भी है यार, मुसलमानों ने 300-400 साल जो है ना होंगे क्रिश्चियंस से हुकूमत की थी और ये है अच्छे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं अच्छे होंगे, बट वो अपने भाइयों को मरवा देते थे। जो बादशाह बनता था वो अपने सारे भाइयों को मरवा देता था, और बाकायदा फतवा लेके मौलवी से, मौलवी फतवा देते थे कि जी अपने जो उसकी सल्तनत की या जो भी इस्लाम की या जो भी अपने भाइयों को मरवाना जायज़ है, तो मरवा देते थे। सही है, तो सियासत का असूलों से कोई लेना देना नहीं होता, पावर का असूलों से कोई लेना देना नहीं है। वो आपका कोई भी लीडर है, वो आप कुछ भी कह लें, आप बाकी ईगो को ही सेटिस्फाई करना है ना कि मेरा इमरान खान ने उन्हें करप्शन नहीं की थी। सही है, वो दूसरा उठेगा उन्हें कहेगा वो तो मॉरली तो करप्ट ही है ना, उसके जिस तरह की वो हरकतें करता है मुझे वो पसंद नहीं है। तीसरा उठेगा वो कहेगा नहीं जी उन्होंने करप्शन की। चौथा उठेगा वो कहेगा अच्छा फिर साबित करो किन्ने की थी है, पढ़ लेना सी 3 साल। सही है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती है। तो इसमें आप बहस में कभी किसी को जीत नहीं सकते, आपने सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है, और ये लोग ईगो ही सेटिस्फाई करते हैं। तो मुझे अगर कहते हैं ना ये इस तरह से है, तो मैं कहता हूँ ठीक है तेरी ईगो सेटिस्फाई हो जाए, मतलब ठीक है एक हद तक कि आप किसी को कह सकते हो ना कि यार मेरा ख्याल है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी करेक्ट, पर अगला बंदा कहे कि नहीं तू है ही गलत है तो ठीक ही मैं हूँ, तो फिर बंदा ये कह सकता है हाँ यार ठीक है फिर, क्योंकि आप मना नहीं सकते किसी को। आपने सोशल मीडिया से देख ही लिया होगा, सही है, जो डाई हार्ड फैंस होते हैं वो नहीं डाइवर्ट होते हैं वो जो कि 50-50 होते हैं। अच्छा ऐश्वर्या वोट देना, अगली बार दे दांगे, अगली बार दे दांगे, डाई हार्ड फैन है वो लड़ते भी है डाई हार्ड वाले हैं जी। तो इंटरनल सोर्स, ये थे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। इंटरनल सोर्सेज में अगर बात करें तो अगेन वो फिजिकली डैमेज हो गया, इतना ज़्यादा डैमेज हो गया आपका एसेट के आपने उसको जो है वो अब काम ही नहीं कर सकता, या वैसे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो लो हो गई है, तो देयर इज़ एन इंडिकेशन के इम्पेयर हो गया हो। एसेट इज़ पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, या आपने डिस्पोजल के लिए रख दिया है, बेचने के लिए रख दिया है, तो दैट मीन्स कि अब आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना, तो हो सकता है इम्पेयर हो गया हो। क्यों? क्योंकि फिर उसकी वैल्यू इन यूज़ है ज़ीरो। अगर आपने एक एसेट बेच देना है तो उसकी वैल्यू इन यूज़ क्या है? ज़ीरो, क्योंकि अब इस्तेमाल तो नहीं करना ना। ये वैल्यू इन यूज़ तो उस वक्त आनी है अगर आपने एसेट को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो फिर उसकी जो रिकवरेबल वैल्यू है वो क्या होनी है? फेयर वैल्यू। और IFRS 5 है बेसिकली हेल्ड फॉर डिस्पोजल का जो स्टैंडर्ड है, अगर आपने एक एसेट को डिस्पोजल के लिए रख दिया है तो उसके लिए IAS 36 नहीं, फिर वो IFRS 5 में चला जाता है। वो स्टैंडर्ड डील ही उन एसेट्स को करता है जो आपने बेच देने, नॉन करंट एसेट्स को करता है, उसका नाम ही है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर डिस्पोजल। इसके बाद हमने वही शुरू करना है IFRS 5। तो उसमें जाके हम देखते हैं तो उसमें वो वैल्यू इन यूज़ की बात नहीं करता, उसमें वो कहता है कि आपने कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की बात करनी है। वो वैल्यू इन यूज़ का कॉन्सेप्ट है। अगर एक एसेट वैसे देखें ना, टेक्निकली स्पीकिंग, अगर एक एसेट आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये बेच ही देना है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये एसेट अपना बेच देना है, तो फिर उसकी रिकवरेबल वैल्यू क्या है? जो उसकी फेयर वैल्यू है। फिर उसकी रिकवरेबल वैल्यू उसकी वैल्यू इन यूज़ पर कैलकुलेट करने का तुक ही कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो एसेट बिक जाना है उसकी रिकवरेबल वैल्यू क्या है? उसकी फेयर वैल्यू। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि एसेट को बेच देना है तो उसकी फेयर वैल्यू इज इक्वल टू रिकवरेबल वैल्यू।
ठीक है, उसके लिए वैल्यू यूज़ कैलकुलेट नहीं करनी। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि आपको बता दे कि जी मैंने सोचा है कि मैं एक एसेट बेच दूं, उसकी वैल्यू यूज़ इतनी बनती है, उसकी फेयर वैल्यू इतनी बनती है। अब आप देखें जी वैल्यू यूज़ और फेयर वैल्यू में से जो ज़्यादा है वो उसके रिकवरेबल नहीं, फिर हमारे लिए वैल्यू यूज़ इररेलेवेंट है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने एसेट को बेच देना है तो वैल्यू यूज़ इररेलेवेंट है, फिर आपकी रिकवरेबल वैल्यू आपकी फेयर वैल्यू है। वर्स्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, अगेन वही बार बार मिलती जुलती बातें हैं। फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज जॉइंट वेंचर एसोसिएट्स द कैरिंग अमाउंट इज हायर देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टर्स एसेट और डिविडेंड एक्सीड्स द टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट। ये हम बात करेंगे जब इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की बात करेंगे, IFRS 9 में जाके हम बात भी करेंगे इसकी इम्पेयरमेंट वगैरह की। तो ये सारी, ये अगेन मैं फिर कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही होंगी तो इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन है। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो आपको लगता है कि माइट बी इम्पेयर हो गया हो, तो आपने फिर भी उसको इम्पेयरमेंट पे टेस्ट कर लेंगे। सिर्फ आपको गाइडेंस के लिए कहा है कि ये बड़ी कॉमन सी जो चीज़ें हैं वो आपने करनी है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ, वैल्यू न्यूज़ की बात हो रही है अभी। वैल्यू न्यूज़ को कैलकुलेट करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जब वैल्यू न्यूज़ कैलकुलेट करनी है तो यू नीड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस, या जो फेयर वैल्यू आपने वो उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन में, यानी एग्जिस्टिंग कंडीशन जो भी उस एसेट की आज अगर मैं इम्पेयरमेंट टेस्ट करने लगा हूँ तो आज जो जिस तरह का भी एसेट है वो कितने कैश फ्लोस जनरेट करेगा, उस वैल्यू न्यूज़ और आज की डेट की उसकी फेयर वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा प्लान है, ये मेरा एसेट है, मेरा प्लान है मैं इस पे 4 साल के बाद जाके एक्सपेंडिचर करूँगा, सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर करूँगा, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और 4 साल के बाद जो कैश फ्लोज हैं वो भी मेरी बढ़ जाएंगी। अभी किया नहीं है खर्चा, खर्चा कब करना है जाके, अभी 4 साल बाद जाके, और उस 4 साल में चूंकि सब्सटेंशियल खर्चा होना है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छी होगी एसेट की और मेरी कैश फ्लोज जो हैं वो मज़ीद इम्प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि जो फ्यूचर के एक्सपेंडिचर ऐसे होने हैं और उसकी वजह से जितनी आपकी कैश फ्लोज चेंज होनी है उनको आपने कैलकुलेशन में नहीं लेना। जो एक्सपेंडिचर आज तक, यानी क्योंकि एग्जिस्टिंग कंडीशन में आपने वैल्यू न्यूज़, क्योंकि आपकी जो कैरिंग वैल्यू है उसमें तो वो खर्चा शामिल नहीं है ना, वो खर्चा कैरिंग वैल्यू में कब आना है, 4 साल बाद। तो अगर कैरिंग वैल्यू में वो खर्चा शामिल नहीं है तो फिर इन दो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हुए भी वो खर्चा शामिल या वो उसको इम्पैक्ट आपने नहीं लेना। तो अगर कभी क्वेश्चन में वो कह देता है आपको कि 4 साल बाद जाके इतना आउटफ्लो होगा और उसकी वजह से हर साल की कैश फ्लो 10 मिलियन बढ़ जाएगी, तो आपने वो 400 मिलियन भी इग्नोर करना है प्रेजेंट वैल्यू के लिए, और वो उसकी वजह से 10 मिलियन जो इंक्रीज हो रहा है वो भी इग्नोर करना है। लॉजिकल देखें ना, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए, वरना तो कंपैरिजन ही ठीक नहीं बना कि आपने कैरिंग वैल्यू में वो अमाउंट शामिल नहीं की और लेकिन उसकी जो कैश फ्लोज हैं उनमें वो शामिल कर लिया, तो लॉजिकल नहीं बनता। क्या ख्याल है, क्योंकि कैरिंग वैल्यू किस एसेट की है, जो एग्जिस्टिंग कंडीशन की है, तो फिर उसकी कैश फ्लोज भी जो कैलकुलेट होनी चाहिए वो एग्जिस्टिंग कंडीशंस के मुताबिक होनी चाहिए, जो उसकी फेयर वैल्यू भी कैलकुलेट होनी चाहिए वो एग्जिस्टिंग। नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात नहीं कर रहे, एक तो होता है ना एसेट की नॉर्मल रिपेयर, उसकी खैर है वो आपने अकाउंट फॉर करनी है। मैं वो बात कर रहा हूँ कि अगर कोई सब्सटैंशियल एक्सपेंडिचर करना है जिसकी वजह से एसेट की परफॉर्मेंस बढ़नी है और उस परफॉर्मेंस बढ़ने से कैश फ्लोज बढ़नी है, एक ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं ना जो एक लेवल को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। आपने बाइक चलानी है तो आपको ऑयल चेंज कराना पड़ना है, तो वो कोई सब्सटैंशियल उसकी वजह से परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं करती, वो उसकी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखते हैं। तो जो एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस को मेंटेन रखते हैं वो आपने लेने हैं कैलकुलेशन में, लेकिन जो परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं, कैश फ्लोज को बढ़ा रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर भी कैश फ्लो की कैलकुलेशन में नहीं लेने और उनकी वजह से जो इनफ्लोज में फ़र्क पड़ रहा है वो भी आपने कैलकुलेशन में नहीं लेना। ठीक है, ये बात याद रखनी है। छोटी छोटी बातें हैं ये, या लिख लिया करें या याद, तो तनवदियाँ भूल जानियां ने पुत्र मैं लै हाँ मिल जानी है, बट फिर भी छोटे छोटे नोट्स बनाते रहा करें।
छोटे छोटे नोट्स बनाते रहा करें, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना ये मैं बता, क्योंकि ये शायद बंदा वैसे इग्नोर कर देता है लेकिन एग्जाम में एट टाइम्स पूछ लेता है, तो पता होनी चाहिए चीज़ें। लिखने का मैं इस वजह कहता हूँ अभी याद है, 2 दिन याद रहेंगी, 4 दिन याद रहेंगी, लेकिन बाय द टाइम हम रिपोर्टिंग ख़त्म करेंगे आपको 30-40% चीज़ें भूल चुकी होंगी। ह्यूमन नेचर है, इसमें आपका नहीं है कोई भी लेना देना। हालांकि मैं कहता हूँ मेरी मेमोरी बड़ी शार्प है, मैं एक दफ़ा पढ़ लूँ मुझे भूलता नहीं है, बट फिर भी भूल जाता कभी। यू वोंट इमेजिन, हमारे दौर में स्टैंडर्ड ही साथ लेके जाया करते थे, यू वोंट इमेजिन मैंने स्टैंडर्ड रटे हुए थे, कितनी मेमोरी है। क्यों नहीं लाके जाने? हाँ हो हाँ होने चाहिए पास, यूज़ करने हो सकता है ना आपको ज़रूरत पड़े, आप ना यूज़ करें, लेकिन होने चाहिए आपको। मैं आपको बताता हूँ क्यों होने चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स हैं, स्टैंडर्ड डेटो क्वेश्चन आ जाता है उससे, कई दफ़ा मैंने ऐसा है एग्जाम्पल ही उठा के वो पूछ लेता है, या एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है, तो 3 क्वेश्चन आ जाए आई कैप ਦੇ और की चाहिए, तो एटलीस्ट एक दफ़ा आपने पढ़े हो तो आपको पता तो हो कि यह चीज़ अच्छे में। इसी वजह से जब मैं आपको ये करवाऊंगा तो मैं आपको जो जो स्टैंडर्ड्स की एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको कहूँगा कि आप अपने नोटबुक पे लिखें कि इसकी एग्जांपल्स आपने ज़रूर करनी है। तो वो अगर आपने एक दफ़ा एग्जांपल्स की होंगी और क्वेश्चन पर पढ़ेंगे और अगर उस तरह से मिलती जुलती कोई आ गई तो स्टैंडर्ड खोल लें और उसका उस तरह से देख के लिख लें। तो यूज़ हो सकता है ना आए तो ना यूज़ होंगे, लेकिन लेके लाजमी जाने आपने। तो इस वजह से एक दफ़ा आपने स्टैंडर्ड ज़रूर रीड करने हैं, रटा ज़ारे मारने की जरूरत नहीं है। रीड इस वजह से करने हैं, नॉवल रीडिंग ले लें कोई मसला नहीं, नॉवल रीडिंग एक दफ़ा ले लें ताकि एटलीस्ट आपको पता तो हो कि क्या चीज़ कहाँ लिखी है, ताकि स्टैंडर्ड में कोई ढूंढना पड़े तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक दफ़ा रीडिंग आपने ज़रूर लेनी है स्टैंडर्ड्स की, ठीक है जी। ये लिखा भी हुआ है वैसे इसमें, कैश फ्लो प्रोजेक्शन शुड रिलेट टू द एसेट इन इट्स करंट कंडीशन, फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग टू द एंटिटी इज नॉट committed and expenditure to improve or enhance the assets performance should not be anticipated। ये वही जो मैं बात कर रहा था। बाकी वो कैश फ्लोज की बात करता है कि कैश फ्लोज में आपने प्योरली ये जो कैश फ्लोज लेनी है वो प्योरली रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स लेने हैं, बैलेंस शीट की कैश फ्लोज नहीं लेनी। यानी अगर कोई लोन लिया है या लोन दिया है तो वो कैश फ्लोज में नहीं लेना, ये प्योरली रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स लेने हैं सिर्फ, ठीक है ना। एसेट से रिलेटेड टैक्सेस टुक्सेस नहीं लेने आपने, जो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना सिर्फ वो ग्रॉस प्रॉफिट तक ही, तो ग्रॉस प्रॉफिट तक लेना है आपने, सही है। मैं कह रहा हूँ कि जब आपने कैश फ्लोज प्रोजेक्ट करनी है, कैश फ्लोज लेनी है तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस लेने हैं, बैलेंस शीट की कैश फ्लोज नहीं ले लेनी। यानी आपने कोई लोन लिया है या लोन पे किया है तो वो नहीं लेना कैश फ्लोज में, समझ रहे हैं। कोई टैक्स पे किया है, टैक्स आया है, रिफंड आया है तो वो नहीं लेना आपने कैश फ्लोज में, समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अब बड़ा आसान था हमारे लिए कहना कि एसेट जो है वो इम्पेयर हो गया है, कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल वैल्यू को आपने कंपेयर किया और एसेट को जो है आपने इम्पेयर कर लिया। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो एक प्लांट, एक फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, एक बिल्डिंग है, फैक्ट्री की एक बिल्डिंग है, उसको मैंने इम्पेयरमेंट पर टेस्ट करना है, इम्पेयरमेंट पर टेस्ट करना है, तो उसके इन्फ्लुएंस कैसे लूँगा? वो तो रेंट की ही नहीं है, तो फैक्ट्री लगी है उस पर, हाँ, तो उसकी कैश फ्लो नहीं, वो अंदर से कोई कैश फ्लो जनरेट करके नहीं दे रही, ठीक है ना। वो तो लैंड थी, उसके ऊपर बिल्डिंग आई, बिल्डिंग के अंदर मशीनरी लगी, उस मशीनरी से मशीनरी लगी, फिर फर्नीचर्स लगे, कंप्यूटर्स लगे, सिस्टम्स लगे, बंदे रखे गए उनके लिए, फिर गाड़ियाँ रखी गई, ये वो दैट, और वो सारी चीज़ों ने मिलके, यानी कहने का मकसद है कि जो रेवेन्यू आ रहा है किसी भी कंपनी को वो किसी एक एसेट से नहीं आ रहा,
थ्योरेटिकली तो बड़ा आसान था जी, किसी एसेट है उसका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर देख लें। तो अगर कोई मैं आपसे कहूँ कि जी प्लांट एंड मशीनरी से कितना रेवेन्यू आएगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप कहेंगे जी जितनी सेल है वो प्लांट एंड मशीनरी से आ रही है, प्लांट मशीनरी ही इन्वेंट्री दे रही है ना, और एक्सपेंडिचर भी इतने हैं, तो मैं कहूँगा फिर बाकी एसेट बेच दो। अगर प्लांट एंड मशीनरी आपके लिए रेवेन्यूज जनरेट कर रही है, प्लांट एंड मशीनरी अकेली आपके लिए कैश फ्लो जनरेट कर रही है, तो बिल्डिंग की क्या ज़रूरत है? फिर लैंड की क्या ज़रूरत है? तो आप कहेंगे नहीं जी लैंड बिल्डिंग होगी तो प्लांट एंड मशीनरी लगेगी ना, लैंड होगी तो मैं कहूँगा इसका मतलब फिर प्लांट एंड मशीनरी अकेली तो कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रही, लैंड, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी ये तीनों मिलकर फिर दायरा है कंपनी की रेवेन्यू, कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रही है। आप कहेंगे हाँ, तो मैं कहूँगा फिर कंप्यूटर्स बेच दें। आप कहेंगे नहीं जी कंप्यूटर ना होंगे तो फिर काम किस तरह आएगा? तो मैं कहूँगा इसका मतलब है फिर कंप्यूटर्स भी शामिल हैं उस रेवेन्यू जनरेशन में। हाँ, तो मैं कहूँगा फिर फर्नीचर बेच दें। आप कहेंगे कम कितना करना है बैक है, तो फिर फर्नीचर। तो इसका मतलब है कि सिंगली किसी भी एसेट की इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करना इज नॉट दैट इजी। प्रैक्टिकली इजी है, अब नंबर्स है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट दैट इजी। सही है। फिर वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कैश जनरेटिंग यूनिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैश जनरेटिंग यूनिट का नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है कैश जनरेटिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट कब आएगा? CGU इसको बोलते हैं। IFRS 8 में अगर हम बात करें तो इसको ऑपरेटिंग सेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, जो कंपनी का सेपरेट सेगमेंट है। IAS 36 की टर्म में बात करें तो इसको हम CGU बोलते हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट। ठीक है। CGU कैश जनरेटिंग यूनिट। अब कैश जनरेटिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट क्या है? कैश जनरेटिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट ये है, इसकी डेफिनेशन भी खैर यही है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। कैश जनरेटिंग यूनिट वो है स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लिख समझ लें कॉन्सेप्ट। स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स दैट कैन जनरेट कैश फ्लोज इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर एसेट्स। सही है, यानी आप ग्रुप बनाते जाएं कि जो मिलके कैश फ्लोज जनरेट कर रहे हैं। सही, जिस तरह मैंने अभी ग्रुप बनाया, मैंने कहा जी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, ये तो सारे मिलकर कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी कंपनी एक कैश जनरेटिंग यूनिट भी है। सही है, क्यों? क्योंकि एसेट्स के बगैर आप कहते हैं कि नहीं जी ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर बेच दें, फिर रखे क्यों हैं? इसका मतलब है कि वो आपके रेवेन्यूज जनरेट करने में शामिल हैं, इसी वजह से रखे हैं ना, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। दैट्स नॉट नेसेसरी कि वो डायरेक्टली ही इन्वॉल्व हों, चाहे डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं चाहे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो इन्वॉल्व हैं, इसी वजह से वो आपके रेवेन्यूज जनरेट करें। इसको इस तरह से करते हैं, कंपनी है उसके दो तरह के ऑपरेशंस हैं। सॉरी, दो तरह के ऑपरेशंस हैं कि उसका फार्मास्यूटिकल्स का भी काम है और उसका फर्नीचर का भी काम। फॉर एग्जाम्पल गौर में फार्मेसी भी है और उनका फर्नीचर भी है, उनकी मार्केट्स भी हैं। चले हम दो की एग्जांपल करते हैं। सही है, दो सेगमेंट हैं बिजनेस के। सही। अभी हम ऑफिस के एसेट्स की बात नहीं कर रहे, वो आगे आके करेंगे बात। दो सेगमेंट्स हैं उनके। अब जो फार्मेसी वाला सेगमेंट है, अगर वो बंद भी हो सारे का सारा फार्मेसी, तो फर्नीचर के एसेट, फर्नीचर वाला सेगमेंट कैश फ्लो जनरेट करके दे सकता है। तो इंडिपेंडेंट सेगमेंट है। सही है, इसका मतलब है कि क्या जो फार्मेसी के एसेट्स हैं वो अलग कैश जनरेटिंग यूनिट है और जो फर्नीचर के एसेट्स हैं वो अलग कैश जनरेटिंग यूनिट है। क्यों? क्योंकि वो अगर फर्नीचर बंद हो रही है तो फार्मेसी इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट करके दे सकते हैं फार्मेसी के एसेट्स, और अगर फार्मेसी बंद हो गया तो फर्नीचर बिजनेस के एसेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली हमें कैश फ्लो जनरेट करके दे सकते हैं। सही, तो इसका मतलब है कि वो, वैसे एक बात करें, एग्जाम्पल भी करेंगे, डेवो की बात करें तो डेवो की हर बस एक कैश जनरेटिंग यूनिट है। 100 बसेज हैं, अगर डेवो की 100 बसेज हैं तो अगर एक बस बेच दें तो बाकी 99 मिलकर जनरेट करेंगी ना। क्या ख्याल है? हर बस का अपना कैश फ्लो है, हर बस का अपना रेवेन्यू है और हर बस का अपना एक्सपेंडिचर्स हैं। उसका अपना फ्यूल होगा, उसके अपनी होस्टेस और ड्राइवर के पैसे होंगे, उसकी अपनी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी, यानी आप इंडिपेंडेंटली वो आपको कैश फ्लो जनरेट करके दे रही है एक बस। तो वो एक बस आपका एक कैश जनरेटिंग यूनिट है। तो अगर 100 बसेज हैं तो आपके 100 कैश जनरेटिंग यूनिट बन गए।
समझ रहे हैं? यानी वो एसेट जो आपको इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट करके दे रहा हो, सही। तो यहाँ पे तो खैर सिंपल एसेट ही बन गया ना, एक बार से एक एसेट ही उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा, तो यहाँ पे तो यही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, कैश जनरेटिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं कि एक ही बस है और उसका अलग से अगर आपने इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करनी है तो वो तो हो सकती है, सही। तो वैसे कैश जनरेटिंग यूनिट भी कह सकते हैं उसको कि वो अगर ग्रुप्स में उन्होंने रखी हुई हैं, रूट्स की बसेज हैं, तो हो सकता है उन्होंने सियालकोट वाले रूट को एक अलग से कैश, उस सियालकोट रूट की बसेस को अलग से कैश जनरेटिंग यूनिट बनाया हो, कराची के रूट की बसेस को अलग से कैश जनरेटिंग यूनिट बना। ये हर कंपनी का अपना स्ट्रक्चर है सेगमेंट्स बनाने का, सही। इस पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये रूल ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए आपके कैश जनरेटिंग यूनिट में। उन्होंने कहा कि जो स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स, और उसको कैसे पता चलेगा? एक एसेट लें, आप देखें कि ये इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट कर सकता है, आप कहेंगे नहीं। जिस तरह मैंने लिया अभी प्लांट एंड मशीनरी, फिर आप लैंड में ला के देखें, लैंड अकेली कैश फ्लो जनरेट करके दे रही है हमें, नहीं। बिल्डिंग में ला लें, कैश फ्लो जनरेट करके दे रहे हैं, नहीं। फर्नीचर में ला लें, इक्विपमेंट्स में ला लें, व्हीकल्स में ला लें, तो एक तो जिस तरह मैंने फार्मेसी की बात की, फर्नीचर तो नहीं बन रहा होगा ना, क्या ख्याल है? फार्मेसी की जो अगर बन रही होंगी, सही है, तो उसके अपने प्लांट एंड मशीनरी होगी, बिल्डिंग भी अलग होगी, लैंड भी अलग होगी। फर्नीचर वाले बिजनेस की भी ये सारी चीज़ें अलग, जो इक्विपमेंट्स वहाँ पे पड़े हैं वो डिफरेंट होंगे, फर्नीचर वाले इक्विपमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, ऐसे ही है ना। इसी तरह से व्हीकल्स, उसकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अलग व्हीकल्स होंगी, उसके एम्प्लॉयज़ के अलग से व्हीकल होंगे। ऐसे तो नहीं होगा कि, अगेन मैं हेड ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की बात नहीं कर रहा, मैं भी एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ, मैं सीएफओ की बात नहीं कर रहा। सीएफओ तो ज़ाहिर दोनों का होगा, वो दोनों का अलग तो सीएफओ नहीं होगा, सही है। डायरेक्टर है वो तो दोनों को देख रहा होगा, हेड ऑफिस के जो आईटी पर्सोनल है वो दोनों को देख रहे हैं, सही है। तो बात नहीं अभी कर रहा, मैं भी सिर्फ फैक्ट्री के एसेट्स की बात कर रहा हूँ। तो दोनों के जो मिल के या प्लांट के एसेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली आपके कैश फ्लो से, तो आप इस सिनेरियो में उसके दो कैश जनरेटिंग, आईसीआई किसी स्प्लिट होने से पहले, फिर तो एक्सो नोबल होने से पहले आईसीआई था, तो आईसीआई के भी डिफरेंट जो है वो सेगमेंट्स हुआ करते थे, सही। वो पॉलिएस्टर भी बनाते थे आईसीआई वाले, अभी भी खैर बनाते हैं, अब तो खैर उन्होंने एक पोर्शन बेच दिया लक्की वालों को, कुछ अपने पास एक्सो नोबल रख लिया। तो वो किसी दौर में वो पॉलिएस्टर भी बनाते थे, वो पेंट्स भी बनाते थे, केमिकल्स भी बनाते थे, वो सोडा ऐश भी बनाते थे, तो उनके 4-5 तरह के सेगमेंट्स थे। तो उस वक़्त IFRS 8 तो नहीं होता था, अलग से होता, IAS 14 होता था सेगमेंट रिपोर्टिंग का, जब जो मैंने पढ़ा 14। तो हम फिर समझने के लिए ना वो ICI की फाइनेंशियल जो है वो लिया करते थे। उस वक्त इतना सोफिस्टिकेटेड स्टैंडर्ड नहीं था जितना अब हो गया हुआ IFRS 8, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि वो हम उसको समझने के लिए फिर वो तो उसमें उसके सेगमेंट्स जो है वो अलग थे, वो हर एक सेगमेंट जो है वो उसका कैश जनरेटिंग यूनिट था। क्यों? कि उसके कस्टमर सेपरेट थे, उसके सप्लायर सेपरेट थे, जो पेंट के सप्लायर्स हैं वो अलग होंगे, जो पॉलिएस्टर के सप्लायर्स और कस्टमर्स हैं वो अलग होंगे, हर एक का कॉन्सेंट्रेशन रिस्क का सेपरेट है, हर एक प्रोडक्ट की मार्केट डिफरेंट है, हर एक मार्केट का रिस्क जो है वो डिफरेंट है, इसी वजह से वो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं या डिफरेंट कैश जनरेटिंग यूनिट्स हैं, सही। तो ये प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, थ्योरेटिकली तो आपको बना के देगा वो क्या। कैश जनरेटिंग नहीं, अगेन आपने देखना है कि इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट कर रहा है या नहीं। अगर वो नहीं कर रहा तो फिर दोनों को मिला के अगर कर सकता तो फिर अलग अलग। इसमें बाई प्रोडक्ट है नहीं है वो मैटर नहीं करता। हाँ करते हैं इसी तरह ऐसे ही होता है। जिस तरह ये टेक्सटाइल कंपनीज होती हैं वो धागा भी बनाते हैं, कपड़ा भी बनाते हैं, आगे बेडशीट्स भी बनाते हैं, जीन्स भी बनाते हैं, सेगमेंट्स अलग अलग होते हैं उनके। धागे वाले अलग होंगे, कपड़े वाले अलग होंगे, स्टिचिंग मशीन्स वाले अलग होंगे, डिफरेंट। तो चाहे वो एक की प्रोडक्ट दूसरे प्रोसेस में जा रही है, कैसे नहीं हो फिर भी। नहीं ये देखें तो वो एक तो उसके तो फिर नहीं लेकिन कस्टमर की बेसिस पे तो डिसीजन नहीं हो रहा ना, कैश फ्लोस की बेसिस पे डिसीजन होना, तो फिर वो प्लान एंड मशीनरी तो अलग हो ही नहीं सकती ना, वो तो एक ही एसेट रहना, कॉमन ही रहना ना। हाँ वो तो कॉमन ही, ठीक है, सही। तो
प्रॉब्लम, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है इम्पेयरमेंट। तो अगर किसी इंडिविजुअल एसेट की इम्पेयरमेंट कैलकुलेट नहीं हो सकती तो फिर हम क्या करते हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट लेके उसकी इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करते हैं। सही, कैश यूनिट का कॉन्सेप्ट दो जगह पे आता है। पहली जो मैंने अभी बात बताई है कि आपका एक एसेट था या आपके सारे एसेट्स थे, वो इंडिपेंडेंटली हमें पता नहीं चल रहा कि कितनी कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। सही है, टोटल मेरी कैश फ्लो से ये मुझे पता है टोटल कैश फ्लो मेरी अगले साल में 400 मिलियन जनरेट होगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता इस 400 मिलियन में से बिल्डिंग का कितना है, लैंड का कैश फ्लो कितना है, प्लांट मशीनरी का कितना है, कंप्यूटर। मुझे तो ये पता है कि इस सेगमेंट ने ये 400 मिलियन हमें जनरेट करके देना है। सही है, तो इस वहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा फिर कैश जनरेटिंग यूनिट का। सही, तो एक तो ये है कि किसी भी एसेट की इंडिपेंडेंटली हम इम्पेयरमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी कैश फ्लो जनरेशन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो एक तो ये वजह है कैश जनरेटिंग यूनिट के कॉन्सेप्ट की। दूसरा कैश जनरेटिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट है कि दस तरह के एसेट्स हैं। 10 फॉर एग्जांपल एक कैश जनरेटिंग यूनिट है, उसमें 10 एसेट्स हैं। 10 एसेट्स उनमें से 2 एसेट्स ऐसे हैं जिनकी इंडिपेंडेंटली इम्पेयरमेंट कैलकुलेट हो सकती है किसी भी रीजन की वजह से। ठीक है, सही है, तो उनकी इंडिपेंडेंटली तो, लेकिन वो जो बाकी 8 रह जाते हैं उनकी इम्पेयरमेंट उस वक्त तक कैलकुलेट नहीं हो सकती जब तक ये 2 उनमें शामिल ना हो जाए। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कलेक्टिव इंडिपेंडेंट, उनकी इंडिपेंडेंटली मेरे पास रिकवरेबल वैल्यू है, यानी उनकी वैल्यू न्यूज़ भी इंडिपेंडेंट है, फेयर वैल्यू भी है, कैरिंग वैल्यू तो होगी ही होगी, तो उनकी इंडिपेंडेंटली मेरे पास है। मैं चाहूँ तो उनकी इंडिपेंडेंटली इम्पेयरमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन उनकी तो हो जाएगी, फिर बाकी 8 रह जाएंगे। वो 2 भाई तो अपना जो है वो काम करके रिजल्ट दे देंगे, बाकी 8 भाइयों का काम नहीं होगा। सही है, तो फिर एक इस फैमिली को पूरी मिलकर काम करना पड़ेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, उन 8 भाइयों के फायदे के लिए इन 2 भाइयों को उनके साथ मिलना पड़ेगा। क्लियर? तो कैश जनरेटिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट ये 2 जगह पे आएगा कि एक कि किसी भी एसेट की इंडिपेंडेंटली जनरेट नहीं हो सकती, पता नहीं चल सकता इम्पेयरमेंट, तो कैश जनरेटिंग यूनिट बना लें। या पता है 1 या 2 या 3 एसेट्स का, लेकिन उनको मिलाना मजबूरी है। क्यों? क्योंकि फिर बाकी एसेट्स की इम्पेयरमेंट उनके बगैर कैलकुलेट नहीं होती। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहना है, कैरिंग वैल्यू, वैल्यू इन यूज, रिकवरेबल वैल्यू। सही है, कैश जनरेटिंग यूनिट क्या है? फिर आपके पास जाहिर है 8, 10, 7, 8, 5 एसेट्स होंगे। सही, आप क्या करेंगे, उन सारे एसेट्स की कैरिंग वैल्यू लेंगे, टोटल कितनी बनती है, लैंड तो खैर छोड़ दें, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स, व्हीकल्स, हर चीज़ की आप अलग-अलग कैरिंग वैल्यू लिखते रहेंगे, तो आपके पास टोटल कैश जनरेटिंग यूनिट की कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। टोटल कैश जनरेटिंग यूनिट की टोटल की कैरिंग वैल्यू, जिसमें 8-10 तरह के एसेट्स होंगे। सही है, फिर आप क्या करेंगे, फिर अगली चीज आपको चाहिए उसकी वैल्यू इन यूज। तो आप पूरे के पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट की वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर लेंगे। इंडिविजुअल एसेट्स की कैश फ्लोज नहीं, आप देखेंगे कि ये पूरे का पूरा कैश जनरेटिंग यूनिट मेरे पहले साल में कितने पैसे कमाएगा, दूसरे में कितने कमाएगा, तीसरे साल में, चौथे साल में, 5वें साल में। तो इस पूरे के पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट की आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपके पास 2 वैल्यूज आ गई, कैरिंग वैल्यू आ गई और वैल्यू इन यूज भी आ गई। और फिर तीसरी वैल्यू आपको क्या चाहिए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी पूरे के पूरे क्या कि अगर मैं इस पूरे के पूरे ग्रुप को बेचूं, अगर मैं इस पूरे के पूरे फार्मेसी बिजनेस को, फैक्ट्री को बेच दूं, तो कितने में बिकेगी, इरिस्पेक्टिव आपके बिल्डिंग का अलग रेट लगवाऊं, लैंड का अलग रेट लगवाऊं, बिल्डिंग का अलग रेट लगवाऊं, मशीनरी का अलग रेट। मैं कहता हूँ ये फार्मेसी का मेरा बिजनेस है, मैंने बेचना है, बताएं कितने पैसे। तो वो पूरे के पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट की फेयर वैल्यू हो गई। सही, तो अब आपके पास वो सारी वैल्यूज आ गई हैं जो इम्पेयरमेंट की कैलकुलेशन के लिए चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि ये जो वैल्यूज आई हैं ये पूरे ग्रुप की आई हैं। कैरिंग वैल्यू भी पूरे ग्रुप की आई है हमारे पास, ऐसे ही है, वैल्यू इन यूज भी पूरे ग्रुप की आई है, किसी एक एसेट की नहीं है, ये पूरे ग्रुप ऑफ एसेट्स की है। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी किसी एक एसेट की नहीं है, बल्कि पूरे ग्रुप ऑफ एसेट्स की है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है फिर जो इम्पेयरमेंट भी आएगी वो भी पूरे ग्रुप ऑफ एसेट्स की आएगी। तो आप पहले क्या करेंगे, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू में से जो हायर होगा उसको रिकवरेबल वैल्यू बनाएंगे, और अगर वो कैरिंग वैल्यू से कम है तो उसकी इम्पेयरमेंट आ जाएगी। इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करने मतलब इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट वही है कि व्हेन कैरिंग वैल्यू एक्सीड्स रिकवरेबल वैल्यू। सही, सिर्फ फर्क कहाँ पे आया,
पहले हमने कहा था इस इंडिविजुअल एसेट की कैरिंग वैल्यू, इंडिविजुअल एसेट की वैल्यू इन यूज, इंडिविजुअल एसेट की फेयर वैल्यू। कैश जनरेटिंग यूनिट में क्या होगा, पूरे ग्रुप की कैरिंग वैल्यू, पूरे ग्रुप की वैल्यू इन यूज और पूरे ग्रुप की फेयर वैल्यू। तो इसका मतलब जो इंपेयरमेंट भी आएगी वो पूरे ग्रुप की आ जाएगी। सही। तो पहला स्टेप कैश जनरेटिंग यूनिट में ये होगा कि पूरे ग्रुप की इंपेयरमेंट एक दफा कैलकुलेट कर लें। पर्पस हमारा वही है कि इंडिविजुअल एसेट पे जाना है, लेकिन अभी चूंकि इंडिविजुअल एसेट की हमें इंपेयरमेंट का पता नहीं चल सकता क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहे, इस वजह से हमें ग्रुप के थ्रू आना पड़ रहा है। तो अभी जो हमारे पास इंपेयरमेंट आ गई वो पूरे ग्रुप की आ गई। क्लियर है। अब क्या करना है कि उस इंपेयरमेंट को आपने प्रोपोर्शनेटली चार्ज कर देना है सारे एसेट्स को। ठीक है। तो इंपेयरमेंट का जो रूल है, कैश जनरेटिंग यूनिट की इंपेयरमेंट का जो रूल है वो ये है, इंपेयरमेंट वो रूल है, इंपेयरमेंट चार्ज होगी, लिख लें पहले फिर मैं समझाता हूं। फर्स्ट टू गुडविल, देन टू अदर एसेट्स ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस। जो उनकी कैरिंग वैल्यू आ रही होंगी उसकी बेसिस पे उस टोटल इंपेयरमेंट को प्रोपोर्शनेट करना है। पहले सबसे गुडविल, पहले सबसे इंपेयरमेंट दें किसको, गुडविल को। सही। फिर अगर कोई बच जाएगी तो वो बाकी एसेट्स में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चली जाएगी। समझ आई? क्यों भाई? नहीं देखिए, आप जब कैरिंग वैल्यूज लिख रहे होंगे ना तो आप लिखेंगे बिल्डिंग, उसकी कैरिंग वैल्यू ये है, मशीनरी की कैरिंग वैल्यू, वो मेरे सोने सुनते है, वो सुनते है ना, सोने वही समझा रहे हैं। सही है। इक्विपमेंट्स की वैल्यू, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू आ गई। सही है। और नीचे आप आखिरी एसेट्स लिखेंगे गुडविल, अगर कोई है तो गुडविल की वैल्यू भी आप लिखेंगे। सही है। तो इस पूरे के पूरे ग्रुप में उसके अपने एसेट्स भी आ गए और उसकी गुडविल भी आ गई जो उसको गुडविल मिली है। सही है। तो वो आपके पास टोटल कैरिंग वैल्यू है। क्लियर। उस कैरिंग वैल्यू को आपने कंपेयर करना है किसके साथ, रिकवरेबल वैल्यू। वहाँ पे आपके पास एक इंपेयरमेंट आ गई। लेट्स से आपकी गुडविल आ रही थी 400 रुपये और इंपेयरमेंट बनी है टोटल 600, तो 600 में से सबसे पहले 400 गुडविल को दे दें, गुडविल होगी आपकी 0। ऐसे ही है ना। पीछे कितनी इंपेयरमेंट बच गई, 200 की। तो वो 200 जो बाकी एसेट्स हैं उन पे प्रोपोर्शनेटली कैरिंग वैल्यू के प्रोपोर्शंस में एलोकेट कर दें। समझ आई? ये बस याद रखनी है आपने बात, जो याद रखने वाली है कि जब भी कैश जनरेटिंग यूनिट की कैरिंग वैल्यू बनानी है उसमें गुडविल जरूर शामिल करनी है। अगर उसने बताई है गुडविल कि इस कैश जनरेटिंग यूनिट की गुडविल इतनी है तो वो आपने जरूर शामिल करनी है। तो फिर सारे का सारा गुडविल को चला जाएगा। नहीं होगा, गुडविल को सारे का सारा चला जाएगा। तो गुडविल को जाने का लॉजिक ये है कि गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट। गुडविल टेक्निकली कोई उस तरह का एसेट है नहीं है। गुडविल कैसे राइज होती है, गुडविल राइज होती है कि आपने पैसे दिए और बदले में नेट एसेट्स दिए। कंसोलिडेशन में ये करते हैं ना आप, कि आप इन्वेस्टमेंट्स खरीदते हैं और बदले में नेट एसेट्स लेते हैं और जो डिफरेंस होता है वो हमारी गुडविल होती है। तो गुडविल एसेट उस तरह से कोई एसेट नहीं है, उस तरह से कि आपने कुछ परचेज किया हो। गुडविल कोई परचेज्ड एसेट्स नहीं है। गुडविल इज एन एसेट दैट अराइजेस फ्रॉम बिजनेस कॉम्बिनेशन। गुडविल कोई परचेज एसेट नहीं है, वो तो एक ट्रांजैक्शन की उसका जो डिफरेंस आया अमाउंट का, तो वो हमने कहा गुडविल के पैसे दिए। पता नहीं गुडविल के पैसे देते नहीं है, वैसे देते नहीं एक्स्ट्रा। तो एक किस्म का एक उस तरह से ही एसेट नहीं है। यानी को मुझे अगर ये कहे कि गुडविल से कोई कैश फ्लो जनरेट हो रहा है तो गुडविल इटसेल्फ कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं करके दे रही। क्या ख्याल है? अगर आपने एक सब्सिडरी एक्वायर की है तो सब्सिडरी के एसेट्स कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, गुडविल तो नहीं कोई कैश फ्लो जनरेट करके दे रही, क्योंकि गुडविल सब्सिडरी की बुक्स में आ ही नहीं रही थी। गुडविल तो आती ही हमेशा किसकी बुक्स में, पेरेंट की बुक्स में भी नहीं आती, सिर्फ कंसोलिडेशन में आती है। गुडविल हमेशा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो होगी, बस सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कभी शो नहीं होती गुडविल। सही है। तो इस वजह से लॉजिक भी यही बनता है कि इंपेयरमेंट फिर सबसे पहले फिक्टिशियस एसेट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाए। है इंटेंजिबल एसेट, IAS 38 में हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा कोई एसेट है कि जिस वो नहीं है, बट वो
चूँकि उस तरह का एसेट नहीं है जिस तरह की नेचर बाकी के एसेट्स की होती है, इस वजह से सबसे पहले हम इम्पेयरमेंट उसी को चार्ज करते हैं। सही है ना? तो अगर नहीं हुई तो नहीं हुई, ठीक है, हम कोई ज़रूरी थोड़ी है इम्पेयरमेंट होनी ज़रूरी है। ठीक है, उसने अगर इम्पेयरमेंट का जब क्वेश्चन देता ना तो वो कैश जनरेटिंग यूनिट में दे देता गुडविल, वो बता देता है गुडविल इतनी है, खुद बता देता है वो गुडविल। ठीक है, क्यों जी? सही, तो ये लाजमी लिखिएगा कि जब आप कैरिंग वैल्यू CGU की बनाएं तो कैरिंग शुड इंक्लूड गुडविल। CGU की कैरिंग वैल्यू में गुडविल शामिल होगी। अब जब ये काम कर रहे होंगे हम लोग प्रोपोर्शनेटली, जो मैंने कहा है कि आप इम्पेयरमेंट फर्स्ट गुडविल को चार्ज कर दें और बाकी जो है वो आप प्रोपोर्शनेटली बाकी कैरिंग वैल्यू के बेसिस पे आप उसको एलोकेट कर दें बाकी एसेट्स। एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब ये एलोकेशन आप कर रहे होंगे तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये वाली, ये मैं लिख देता हूँ, इसी के नीचे ही आप लिख लीजिएगा। अब हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल 10 एसेट्स थे आपके कैश जनरेटिंग, जिनमें से 2 की मेरे पास इंडिविजुअली इम्पेयरमेंट कैलकुलेट हो सकती थी, बट फिर भी मुझे उनको कैश जनरेटिंग यूनिट में इंक्लूड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बाकियों की इम्पेयरमेंट ज़रूरी थी। सही। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ कि वो उनमें से एक एसेट ऐसा था जिसकी अपनी रिकवरी, जिसकी कैरिंग वैल्यू थी, एक एसेट ऐसा था उनमें कि जिसकी कैरिंग वैल्यू थी 100 और उसकी रिकवरेबल वैल्यू थी 95। जो मैं कह रहा हूँ कि 2 एसेट्स या ऐसे थे और 2 एसेट्स ऐसे थे जिनकी इंडिविजुअली, और एक एसेट था 150 और इसकी कैरिंग वैल्यू, इसकी रिकवरेबल वैल्यू थी 165। जो 2 एसेट्स जो मैंने कहा था कि जिनकी अपनी इम्पेयरमेंट कैलकुलेट हो सकती थी, लेकिन मैंने की नहीं, मैंने उनको भी कैश जनरेटिंग यूनिट में ले आया। क्यों? क्योंकि मुझे ज़रूरी था। सही। अब एलोकेट किया। अब ये 2 भाई थे जो क्या करने आए, मदद करने आए अपने 8 भाइयों की। सही है। अब इंसाफ का तकाजा ये है कि इनको नुकसान नहीं होना चाहिए। इंसाफ का तकाजा तो यही है ना कि अगर ये 2 बंदे आपकी मदद को आ रहे हैं, 2 भाई 8 भाइयों की मदद को आ रहे हैं, तो इंसाफ का तकाजा तो ये है कि उन्हें भी चाहिए कि उनको फिर ज़्यादा नुकसान ना दे। जो उनका नुकसान बनता है वो तो ठीक है, लेकिन
उस इंक्लूजन की वजह से उन्हें ज़्यादा नुकसान ना हो। तो फॉर एग्जांपल कि जब मैंने क्या किया, फर्स्ट टू गुडविल देन टू अदर एसेट्स, तो जब मैं ये प्रोरेटा कर रहा था तो प्रोरेटा में इस एसेट को जो इम्पेयरमेंट मिली वो मिल गई 8 की, इस वाले एसेट को प्रोरेटा में, यानी कैरिंग वैल्यूज के बेसिस पे जब प्रोपोर्शनेट किया तो इसका जो शेयर बना उस कैश जनरेटिंग यूनिट में वो बना 8 रुपए। सही है। अब अगर ये इस कैश जनरेटिंग यूनिट में ना आता तो इसकी कितनी इंपेयरमेंट बनती थी? 5 की। अब इस कैश जनरेटिंग यूनिट में आने की वजह से इसकी कितनी इंपेयरमेंट बन रही है? 8। ज्यादती है ना? जो मैं कह रहा था कि ये तो भाई के साथ पे नाइंसाफी होगी। एक तो वो मदद को आया, उसका नुकसान बनता था 5, उल्टा उस मदद की वजह से उसका नुकसान कितना बन रहा है? 8। तो स्टैंडर्ड कहता है कम नहीं करना। अगर इसका नुकसान 5 बनता है ना तो फिर इसको 5 ही, फिर ये प्रोपोर्शनेट में अगर इसको ज्यादा भी मिल रहा है ना, ज्यादा ना दे, इसको मैक्सिमम रेस्ट्रिक्ट कहां तक कर लें? 5 तक। समझ रहे हैं? ये जो लिखा है कि इसकी इंडिविजुअल एसेट की कैरिंग वैल्यू शुड नॉट गो बिलो रिकवरेबल वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू कहां तक जा सकती है? 95 तक। तो इसको 95 से नीचे ना लेके आए। तो 95 तक लाएंगे तो कितनी इंपेयरमेंट पड़ेगी? 5 की। 5 ही बढ़नी चाहिए। लॉजिकल भी यही बनता है, मॉरली भी यही बनता है, एथिकली भी यही बनता है कि अगर भाई मदद को आया तो उतना ही नुकसान होना यार, कम हो सकती है, कम हो सकती है। भाई का फायदा कर देना, नुकसान नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और इस वाले की इंपेयरमेंट प्रोरेटा बेसिस पे बनती थी 3 रुपए। अगर ये कैश जनरेटिंग यूनिट में ना आता तो इसकी कितनी इंपेयरमेंट होती? नहीं होती। तो इसका मतलब फिर इसको नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर आप इसको इंपेयरमेंट नहीं देंगे। सही है? समझ आ गई? अब मसला ये क्या होगा? मसला ये होगा कि 8 एसेट्स को आपने प्रोपोर्शनेट किया, 2 को तो प्रोपोर्शनेटली नहीं मिला। प्रोपोर्शनेटली मिलता तो कितना मिलना था? 8 का, लेकिन आपने कहा नहीं इसको कितना देना है? 5। प्रोपोर्शनेट में सुन ले पहले, लिख मैंने लिखा था। प्रोपोर्शनेट में इसको कितना मिलना चाहिए था? 3, लेकिन इसको आपने कितना दिया? 0। इसका मतलब टैली नहीं होगी, कहीं होने ना है, टैली नहीं होगी। सेकंड राउंड पे चलेंगे। पहले इस तरह सारा इंपेयरमेंट दे लेंगे, फिर जो बच जाएगी इंपेयरमेंट, कुछ बच जाएगी ना अमाउंट, उसको दोबारा से बाकी 8 एसेट्स में प्रोपोर्शनेट कर देंगे। यानी 2 दफा प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। एक दफा पहले ये रूल लगा के, और फिर जो बच जाएगी उसको बाकी एसेट्स में प्रोपोर्शनेट कर देंगे। सही है? तो सेकंड राउंड ऑफ इंपेयरमेंट में आपको जाना पड़ेगा। वो टोटल नहीं, टोटल टैली हो जाएगा। सेकंड राउंड में तो हमने की ही वो वाली है। इन सेकंड राउंड में तो इनको आनी नहीं है कोई, वो तो सिर्फ उन्हीं को आनी है जो 8 रह जाएंगे। सही है? तो हो सकता है आपको, तो जब भी आपने इंपेयरमेंट कैश जनरेटिंग यूनिट में चार्ज करनी है, ये वाला रूल आपने भूलना नहीं है कि कैरिंग वैल्यू शुड नॉट गो बिलो रिकवरेबल वैल्यू। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इसी को कंटिन्यू करेंगे।